हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड फॉलोअर पोम नंबर 8 एक्सप्लेनेशन। चलिए पोम को स्टार्ट करने से पूर्व एक बार हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। Seamus Heaney, born 1939, widely acclaimed as the most important Irish poet since Yeats। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसका भावार्थ क्या निकला जा रहा है। देखिए इनको ना बहुत ज़्यादा एक्लेम्ड पर्सन माना गया ना, इनका बहुत अभिनंदन किया गया है। किस तरह से? एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरिश पोएट। अब देखिए यीट्स भी आयरिश पोएट है, हमने इनकी पोम पढ़ी, वैसे ही ये भी आयरिश पोएट हैं, दोनों आयरिश पोएट हैं। तो ऐसा कहा जाता है जैसे यीट्स को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है, वैसे ही जो हमारे आयरिश पोएट हैं इनको भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। सीमस हीनी जी को इज द एल्डेस्ट ऑफ 9 चिल्ड्रन। 9 बच्चों में ये सबसे बड़े थे। ही वॉज born on his family's farm near Belfast in County Derry, नॉर्दर्न आयरलैंड। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, स्थान के बारे में जानकारी हमको प्राप्त हो रही है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ही वॉज बॉर्न, वो कहाँ पैदा हुए, ऑन हिज फैमिलीज फार्म, जो उनकी फैमिली का फार्म था वहाँ पर वो पैदा हुए। और वो जगह कहाँ पे थी, किसके निकट थी? बेलफास्ट इन अ कंट्री डेरी ना, और जो कि कहाँ पे? नॉर्दर्न आयरलैंड में। ही अटेंडेड लोकल स्कूल एंड अर्नड डिग्री इन इंग्लिश। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अटेंड किया। क्या अटेंड किया इन्होंने? लोकल स्कूल्स। ठीक है, लोकल स्कूल्स का मतलब क्या होता है ना, साधारण से स्कूल, ऐसे कोई हाई फाई स्कूलों में नहीं गए, लोकल स्कूल्स की बात हो रही है। एंड अर्न, उन्होंने क्या करा? डिग्री भी अर्न की। किससे? कहां से? इंग्लिश फ्रॉम क्वींस यूनिवर्सिटी। कौन सी डिग्री प्राप्त की उन्होंने? इंग्लिश की। कहां से? क्वींस यूनिवर्सिटी से, बेलफास्ट। और ये कहां पर है? बेलफास्ट। ही टुक अ टीचर सर्टिफिकेट इन इंग्लिश एट सेंट जोसेफ एंड बिगन अ करियर एज अ टीचर। अब देखिए हर महान आदमी सबसे पहले अपना करियर टीचर के रूप में चालू करता है, और वही यहां पर हम देख पा रहे हैं। उनको टीचर सर्टिफिकेट मिला था इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसमें उनको एक सर्टिफिकेट मिला था। कहां से? सेंट जोसेफ, है ना। एंड बिगन, और उन्होंने क्या कर अपना करियर चालू किया? एज अ टीचर। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं हम। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। अब पोम जो है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गानों की एल्बम होती है ना, वैसे ही क्या होता है, पोम्स की वॉल्यूम होती है, बहुत सारा कलेक्शन होता है पोम्स का। तो यहां पर दिया हुआ है डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, ये इनकी बहुत फेमस वॉल्यूम है। 1966 में इसको पब्लिश किया गया। और इसने क्या करा, इस वर्क ने बहुत सारे पुरस्कार जीते। His works include, अब इनके जो वर्क्स हैं ना, बहुत फेमस जो कार्य हैं जो लिखे हैं इन्होंने, वह यहाँ पर मेंशन्ड है। चलिए देखते हैं। एक हो गया द स्पिरिट लेवल, ओपन्ड ग्राउंड सिलेक्टेड पोम्स, एंड 2 वॉल्यूम ऑफ एसे, द गवर्नमेंट ऑफ द टंग, द रेड रेस ऑफ पोएट्री। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सभी वर्क जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं आगे। He has taught at Oxford University। अब इन्होंने कहां पर पढ़ाया था? इन्होंने पढ़ाया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आप सभी जानते होंगे ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, और यहां पर जाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। यहां पर जाने के लिए एकेडमिक्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कली, है ना। और उन्हें कहां पे पढ़ाया? एक और यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के बाद वो है कैलिफोर्निया में, बर्कली। एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि दोनों फेमस है, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड दोनों। इन 1995 हेने वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। अब इनको क्या मिला? इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और फॉर किसके लिए? लिटरेचर के लिए, साहित्य में जो इनका काम था उसको बहुत सराहाया गया, और इस कारणवश इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन द पोम, अगर हम पोम की बात करते हैं
द फॉलोअर। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है फॉलोअर, तो यहाँ पर हीनी जी जो है ब्यूटिफुली ब्रिंग्स आउट हाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम द रोल ऑफ अ फादर एंड हिज सन अंडरगोज अ चेंज, है ना। अब किस तरह से बदलाव आता है पिता एवं पुत्र के मध्य में, वही इस पोम में बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पोम की इंट्रोडक्शन पार्ट को। अब पहले मैं आपको बता देता हूं टाइटल के बारे में। यहां पर टाइटल दिया है फॉलोअर। अच्छा, आपने सुना होगा ना फॉलोअर के बारे में। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, कोई महानुभाव है, तो उनके पीछे लोग बहुत सारे लगे रहते हैं, उनकी प्रार्थना करेंगे, उनके पास जाएंगे ना, निवेदन करेंगे, फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, पीपल्स कह सकते हो आप उनको। तो लेकिन यहाँ पर इसका सेंस कुछ और निकल रहा है। अब हमको यही सेंस जो है वो पकड़ना है कि फॉलोअर का सेंस कैसे निकल रहा है पिता और पुत्र के मध्य में, ठीक है। और अगर आप लोगों ने कॉमन सेंस लगाया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं पुत्र का जो लगाव है अपने पिता से वो बहुत ज्यादा है। तो संभावना है कि जो पुत्र है वो पिता का फॉलो कर रहा होगा। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। Seamus Heaney's follower appears in his first major poetry collection, Death of a Naturalist। अब देखिए यह जो कविता है जो कि हम पढ़ने वाले हैं वो कहां पर अपीयर हुई थी? सबसे पहले ये अपीयर हुई थी उनकी मेजर पोएट्री कलेक्शन में, डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट जो है वो बहुत फेमस वर्क है उनका, which was published in 1966। ये कब पब्लिश हुआ था? 1966 में पब्लिश हुआ था। देखिए आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस में एक ना एक इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। एंड ब्रॉट द यंग पोएट अ ग्रेट डील ऑफ क्रिटिकल अटेंशन। और यहां पर क्या होता है, क्या लाते हैं वो? ए ग्रेट डील ऑफ क्रिटिकल अटेंशन। अब देखिए क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल डिस्क्राइबिंग द गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ अ प्ले। देखिए प्ले, फिल्म, क्रिटिकल से हम इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक पुस्तक लिखी, वेदांत सर ने एक पुस्तक लिखी, ठीक है, और वहां पर एक और सर हैं, उन्होंने क्या करा, उसको पढ़ा। अब उन्होंने उसको पढ़ने के बाद अपना मत रखा सामने। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक अच्छी है लेकिन यहां पर कुछ कुछ चीजें हैं जो बदलनी चाहिए। उन्होंने क्रिटिक किया, उनका आलोचना की, आलोचना करके उन्होंने बताया कि यहां पर सही क्या है और गलत क्या है। The volume is understood to be a largely autobiographical on Heaney's childhood in country Derry, Northern Ireland। जैसे कि हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया था कि उनका जन्म फार्म में हुआ था, डेरी, नॉर्दर्न आयरलैंड एक जगह है, ठीक है। तो उनकी जो बचपना है, चाइल्डहुड समय की बात है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी ऑटोबायोग्राफिकल है ना, आत्मकथा ना, आपने सुना है ऑटोबायोग्राफी। तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, कुछ एलिमेंट्स हैं ना जो उन्होंने अपने बारे में यहाँ पर रखे हैं, उनके बचपन के बारे में। तो कहीं ना कहीं एक आइडिया लगता है कि ये यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो कौन है, हमारे पोएट ही होंगे। Like Heaney, the speaker in follower is a farmer's son। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जो पोएट हैं उन्होंने क्या करा है कि स्पीकर रखा है, लेकिन उसमें अपने जो नॉस्टैल्जिया है उनको पुट किया है। तो वही बताया गया है कि लाइक Heaney, the speaker in follower। अब यहाँ पर जो स्पीकर है फॉलोअर का, इज अ फार्मर्स सन। तो वो क्या है, वो एक बच्चा है, किसका? पेजेंट का, किसान का। फार्मर को पेजेंट भी कहते हैं हम। Who finds beauty and value in traditional farming practices but struggles to take them up himself। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, वो एक फार्मर का बच्चा है, who finds beauty and value, है ना। वो क्या देखता है? गुण देखता है, खूबसूरती देखता है, किसमें? ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में। बट स्ट्रगल्स टू टेक देम अप हिमसेल्फ। पर कहीं ना कहीं हम क्या देख सकते हैं, वो अपने आप को ऊपर लाने का अभ्यास करता है।
The poem touches on themes that appear throughout Heaney's work, such as family dynamics, agricultural work, and Irish identity. अब डियर स्टूडेंट्स, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पूरा थीम है वो किस पर टिका हुआ है? फैमिली पर, ठीक है, आयरिश आइडेंटिटी पर और एग्रीकल्चरल वर्क पे और डायनेमिक्स अर्थात बदलाव। अब जब हमने यीट्स की पोम पढ़ी थी तो यीट्स की पोम पढ़ते समय हमने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि कहीं ना कहीं जो आयरिश पोएट्स होते हैं वे लोग क्या करते हैं, अपने विचारधाराओं को, है ना, अपने रीति रिवाजों को, अपने एरिया की सोच समझ को, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उसको आत्मसात करके अपनी कविताओं में प्रेषित करते हैं अर्थात झलकाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो आइडेंटिटी है, उनका जो एरिया है, प्लेस है, उसको यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं थीम। ठीक है, ऑलरेडी हमने थीम को एक बार देखा वहां पर, अब डिटेल में देखते हैं कि क्या थीम है, इंपॉर्टेंट थीम क्या है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हर पोम में थीम लेकर क्यों आते हैं, स्टार्टिंग में डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं स्टार्ट करते? तो इसके पीछे कारण यह है डियर स्टूडेंट्स कि यदि आपको पोम का एक जनरल आइडिया नहीं होगा तो पोम पढ़ने का मतलब क्या निकलेगा? अगर आप लोग पोम पढ़ोगे वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कनेक्टिविटी, जब हम किसी भी चीज को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कहीं ना कहीं यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं और जो उनके बच्चे हैं उनके मध्य में जो संबंध है उसके बारे में यहां पर देखेंगे। फॉलोअर tracks the way that the relationship between parents and their children changes over time। अब यहां पर देखिए, पहले तो कविता का शीर्षक है द फॉलोअर, शीर्षक क्या दिया है यहां पर? फॉलोअर। तो यह रहा शीर्षक, फॉलोअर ट्रैक्स द वे दैट द रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? संबंध। किसके मध्य में? पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। तो ये जो पोम है जिसका टाइटल फॉलोअर है वो क्या करता है? करती है, ट्रैक करती है ना, उसको मापती है, देखती है कि क्या है संबंध पेरेंट्स के बीच में और चिल्ड्रन के बीच में और किस तरह से चेंज होता है वो समय के साथ। देखिए बच्चे और पेरेंट्स, इनमें एक डिफरेंस होता है। पेरेंट्स बहुत बड़े होते हैं और जो बच्चे होते हैं छोटे होते हैं। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं और पेरेंट्स क्या होते हैं? बूढ़े होते चले जाते हैं। तो समय का प्रहार जो है दोनों पे पड़ता है, एक जवान और एक बूढ़ा होता है। तो यही बात यहां पर देखने को मिलती है। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, द स्पीकर begins the poem with deep admiration। अब यहां पर क्या होता है, ये बहुत गहरी admiration के साथ स्टार्ट होती है ना, एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज फादर, कहीं ना कहीं जो बहुत लगाव है, कहीं ना कहीं अपने पिता के प्रति जो रिस्पेक्ट की भावना है उसको लेकर ही ये कविता स्टार्ट होती है। कॉन्ट्रास्टिंग हिज फादर्स एक्सेप्शनल फार्मिंग स्किल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट किया जाता है किस चीज़ का? पिताजी की एक्सेप्शनल फार्मिंग स्किल्स का। अब उनके जो पिताजी हैं वे कहीं ना कहीं क्या हैं? वे कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया पीजेंट हैं। अब पीजेंट या फार्मर होने के नाते उनको ये पता है कि किस तरह से हमको हल को चलाना और किस तरह से हमको हल नहीं चलाना। ठीक है, हिज ओन स्टम्बलिंग इन एप्टीट्यूड एज ही फॉलोज बिहाइंड। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है। अब स्टम्बलिंग का मतलब क्या होता है? ट्रिपिंग और लॉसिंग बैलेंस वाइल वॉकिंग, मूविंग विद डिफिकल्टी। और इन एप्टीट्यूड का मतलब होता है लैक ऑफ स्किल और एबिलिटी। तो कहीं ना कहीं हम इन दोनों पार्ट को देख सकते हैं छूटते हुए, आगे जाते हुए, है ना, ही फॉलोज बिहाइंड, उसकी पीछा करते हुए देख पाते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाय द पोम्स एंड, अब जैसे जैसे पोम एंड होती जाएगी, देयर इज बीन अ मेजर रोल रिवर्सल। The final lines reveal that the speaker's father having grown weak with age। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे जैसे पोम आखिर की ओर आती जाएगी, एंडिंग पॉइंट पर आती जाएगी, तो हम एक रिवर्सल देखेंगे, एक उल्टापन देखेंगे। द फाइनल लाइन्स रिवील दैट, जो फाइनल लाइन्स हैं वे कहीं ना कहीं क्या करेंगी? रिवील करेंगी। क्या रिवील करेंगी? वो
दैट द स्पीकर्स फादर, जो स्पीकर के फादर हैं, जो पोम हमको बता रहा है, हैविंग ग्रोन वीक विथ एज, वो क्या हो गया है, एज के साथ वीक होते गए हैं ना। देखिए अब स्वाभाविक है, एज होती जाएगी तो आदमी में वीकनेस आएगी। इवेंचुअली फाइनली ट्रेल्स बिहाइंड द स्पीकर, और क्या होता है, ट्रेल का मतलब क्या है, अ ट्रैक मेड बाय पासेज स्पेशली थ्रू अ विल्डरनेस, है ना। आप देखेंगे कि वो थोड़ा ट्रेल्स होते जाते हैं, पीछे रह जाएंगे स्पीकर के। इन डूइंग सो द पोम सजेस्ट दैट, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये जो पोम है वो सजेस्ट करती है दैट देयर इज एन इनएविटेबल ट्रांसफर ऑफ लीडरशिप, तो कहीं ना कहीं यहां पर इनएविटेबल है ना, इनएविटेबल, इम्पॉसिबल टू अवॉइड और इवेट, मतलब जिस चीज को अवॉइड ना किया जाए ना, तो वो जो ट्रांसफर है वो यहां पर होगा, किसका, लीडरशिप का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कहां से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है व्हेन डिस्क्राइबिंग हिज चाइल्डहुड द स्पीकर जक्सटापोजेस his father's agricultural mastery with his own incompetency। अब इस लाइन में क्या कहा गया है ना, जब वे उनके बचपन को बता रहे हैं ना, जब उनका बचपन चल रहा है ना, डिस्क्राइबिंग हिज चाइल्डहुड, उनका बचपन है, छोटे से हैं, बालक के तौर पे, द स्पीकर जक्सटापोजेस हिज फादर्स एग्रीकल्चरल मास्टरी विद हिज ओन इनकम्पिटेंसी। अब जेक्सटापोजिस का मतलब क्या होता है, डील विथ क्लोज टुगेदर फॉर कंट्रास्टिंग इफेक्ट ना, कोई चीज को कंट्रास्ट करना, एक साथ लाना, जेक्सटापोज करना। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने पिताजी की जो मास्टरी है ना, उनकी फादर्स की एग्रीकल्चर, अब वो एग्रीकल्चर में बहुत बढ़िया है, स्किल्ड पर्सन है, तो वो क्या करते हैं, वो जक्सटापोज करते हैं, यानी अपनी एबिलिटी को उनकी एबिलिटी से क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं। इनकम्पिटेंसी, अब इनकम्पिटेंसी क्या होता है, इनएबिलिटी टू डू समथिंग, है ना, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मुझसे क्यों नहीं बनता और मेरे पिताजी से बनता है, तो उसको कॉन्ट्रास्ट में लाते हैं, जक्सटापोज करते हैं। दिस सेटअप अ फैमिली डायनामिक इन विच द स्पीकर्स फादर इज डोमिनेंट। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, यह जो सेट्स है, सेट्सअप है, जो अ फैमिली डायनामिक, ये जो सेटअप है कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा फैमिली डायनामिक है, इन विच द स्पीकर्स फादर इज डोमिनेंट, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्पीकर के पिताजी हैं वो बहुत भारी पड़ रहे हैं, डोमिनेंट हो रहे हैं, है ना। गाइडिंग फोर्स फॉर हिज सन, कहीं ना कहीं वो क्या है, एक तरह की फोर्स है, गाइडिंग फोर्स है। जैसे कि हमने पूर्व की कविता में ये बात कवर कर ली थी कि 3 years शी ग्रीव में, है ना, ओवरसीइंग पावर, ओवरसीइंग पावर कौन थी, ओवरसीइंग पावर थी हमारी प्रकृति, तो वैसे यहाँ पे गाइडिंग फोर्स कौन है, उनके पिताजी। अब डोमिनेंट का मीनिंग देख लेते हैं, हैविंग बार एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, है ना, जिसके पास शक्ति हो दूसरों को वो क्या कर सकता है, इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपने प्रभाव में ला सकता है। तो यहाँ पर जो थीम है कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही होगी, जो संबंध है पिता एवं पुत्र के मध्य में, पुत्र के अंतर्गत कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो अपने पिता को देखकर उछल रही हैं, अर्थात वो ये चाहते हैं कि मेरे पिता इतना अच्छा करते हैं तो मैं भी करूं, कंट्रास्ट चल रहा है। तो ये संबंध जो है वो अत्यंत आवश्यक भी है। इसी कारणवश कहीं ना कहीं हमको ये बात समझ में आती है कि जो सीमस हीनी है उनको पुरस्कार मिला है नोबल। The speaker foregrounds his father's physical strength throughout much of the poem, using words like strain and sweating to convey that plowing is strenuous back-breaking work, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो स्पीकर है ना, foregrounds his father's physical strength ना, वो बहुत अच्छे तरीके से जड़ सहित क्या कर रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उनकी पिताजी की थ्रू आउट मच ऑफ द पोम, है ना, उसको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, किन वर्ड से, स्ट्रेन से, स्वेटिंग से, टू कन्वे दैट, है ना, प्लो इज स्ट्रेनियस, कहीं ना कहीं प्लॉगिंग जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेनियस है। अब विगोरसली एक्टिव, अब इनका मतलब ये है कि ये जो काम करते हैं ना, अब इससे आप इससे क्या समझते हैं, इस टर्म से आपको क्या समझ में आता है। आप लोग खेत गए होंगे तो खेत को जोतना आप लोग जानते होंगे ना, खेती बाड़ी में कृषि लोग क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, हॉर्स को लाते हैं, हल चलाते हैं, तो हल के माध्यम से क्या होता है, पूरा का पूरा खेत जोता जाता है, तो वही उसी प्रक्रिया को ये कहते हैं। अब देखिए बैक ब्रेकिंग वर्क, नाउ द स्पीकर्स फादर इज ऑल्सो टेक्निकली स्किल्ड। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो स्पीकर की पिताजी हैं वो पूरी तरीके से क्या है, टेक्निकली स्किल्ड हैं।
टेक्निकली स्किल्ड का मतलब ये है कि उनको इसके बारे में सारी जानकारी है। वो क्या है? वह एक एक्सपर्ट है who exactly surveys land and adjusts his rig to create precious furrows। और कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, रिग्स को एडजस्ट करके जो खलियान है ना, खेत, आपने देखा होगा कि जब हम खेत के पास जाते हैं तो एक रो बनी होती है ना, तो फरोज होती है। द स्पीकर ऑन द अदर हैंड इज क्लमजी एंड डिसरप्टिव चाइल्ड। और कहीं ना कहीं जो बच्चा थोड़ा बचकाना सा है, थोड़ा डिसरप्टिव है, डिस्टर्बिव है ना, लाइक समझदार नहीं है, नाजुक सा है, उसमें समझ नहीं है। By highlighting his inability to replicate his father's method and suggesting that his father works effortlessly, the speaker creates an atmosphere of childlike awe। अब यहां पर क्या किया गया है? By highlighting, अब यहां पर कुछ चीजों को हाईलाइट किया गया है। जो इनएबिलिटी है ना, क्या इनएबिलिटी है उसकी? रेप्लिकेट हिज फादर्स मेथड। अब वो बच्चा जो है वो एबल नहीं है कि रेप्लिकेट कर सके, एग्जैक्ट कॉपी कर सके। अब जैसे उनके पिताजी इतने बड़े हैं, हष्ट पुष्ट हैं, है ना, ऑस्ट्रेनियसली ना, बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो वो क्या है, रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा पिताजी की मेथड को। एंड सजेस्टिंग दैट हिज फादर वर्क्स एफर्टलेसली। और कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि वो ये भी सजेस्ट करता है कि जो उनकी पिताजी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत के द्वारा काम कर रहे हैं। द स्पीकर क्रिएट्स एन एटमोस्फियर ऑफ चाइल्ड लाइक आउ, है ना। अब यहाँ पर क्या है, आउ का मीनिंग क्या है? अ फीलिंग ऑफ रिवरेंशियल रिस्पेक्ट मिक्स्ड विद फियर और वंडर। ना एक अजीब सी चीज होती है, एक डर ना, एक रिस्पेक्ट की भावना भी है। तो चाइल्ड लाइक आउ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि बड़े लोग आ जाते हैं तो क्या करें, मम्मी को देखते, पैर पड़े कि नहीं पड़े, समझकार करें कि नहीं करें, एक औ ना, औ की भावना आ जाती है। दिस इन टर्न रेनफोर्सेस देयर फादर सन लीडर फॉलोअर डायनामिक। अब देखिए यहां पर इसके उत्तर डेप्थ में नहीं जाना, हमें बस इतना समझना है कि यहां पर है ना, रेनफोर्सना, स्ट्रेंथन और सपोर्ट करना। तो यहाँ पे पिता और पुत्र के बीच का जो संबंध है ना, लीडर फॉलोअर की तरह एक तरह से रेनफोर्स हो रहा है, यानी स्ट्रेंथन हो रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लीडर और फॉलोअर, लीडर कौन? पिताजी, फॉलोअर कौन? इनका बच्चा। तो ये डायनेमिक फॉर्म है ना, इसमें दिखाया गया है। अब यहां पर आते हैं, द स्पीकर्स फादर पेरियोडिकली लिफ्ट्स हिम अप टू प्लेस हिम ऑन हिज बैक। अब जब हम पोम पढ़ेंगे तो हमको एक चीज और पता चलेगी कि हर पीरियड में थोड़ी थोड़ी देर वो क्या करेंगे, उसको अपने बैक में रखेंगे, सो दैट द स्पीकर कैन फील द कैडेंसी ऑफ हिज फादर्स स्टेप। अब इसका मतलब क्या होता है? अ रिदम और फ्लो ऑफ वर्ड्स और म्यूजिक और सीक्वेंस रेगुलर, लगातार उसकी फुट स्टेप्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। लाइक डिपिंग एंड रेजिंग हिज प्लॉट, है ना। In this way, the speaker's father literally determines his son's movement and reaffirming his authority over the speaker. Like अपने कंधे पे चढ़ा लिया, फिर ले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दबाव आ रहा है, थोड़े हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। तो वही सीन जो है हम पोम में देखने वाले हैं। तो पिता पुत्र का संबंध है, यही यहाँ का थीम है। At the poem's conclusion, however, the reader learns that the speaker's father has lost his dominance and now follows his son, who assumes the leadership role. अब जैसी थीम में हम एक चीज और समझ रहे हैं, जैसे हम पोम के एंडिंग में आएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो वहां हम क्या देखेंगे कि जो हम ही लोग हैं वो क्या देखेंगे, दैट द स्पीकर्स फादर, जो स्पीकर की पिताजी हैं, हैज लॉस्ट हिज डोमिनेंस। उन्होंने अब क्या करा है, बच्चे के ऊपर से अपना डोमिनेंस हटा दिया है। एंड नाउ फॉलोज हिज सन, और अपने बच्चे को फॉलो करेंगे वो, who assumes the leadership role। अब वहां पर बच्चा जो है वो क्या बन जाएगा, फॉलोअर ना होकर लीडर बन जाएगा। In the poem's final stanza, the speaker revealed eventually, है ना। जब पोम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा, it is his fathers who keep stumbling behind, जिसके अब पिताजी हैं जो हिल रहे हैं, हिल डुल रहे हैं पीछे, stumble ना। As the speaker's father weakens with age, अब क्योंकि एज के साथ पिता जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं, he becomes reliant on his son, कहीं ना कहीं वो पिता अपने बच्चे पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। in a reversal of a caretaker role, सब जैसे कि यहाँ पर एक रोल जो है ना दोनों के बीच में क्या है, रिवर्स होते हुए दिख रहा है। कभी पुत्र पिता को, कभी पितर पुत्र का सम्मान कर रहा है, उनको देख रहा है। अब यहां पर देखिए, द स्पीकर इवन सेज दैट ही कैन नॉट गेट रिड ऑफ हिज फादर।
अब यहाँ पर जो स्पीकर है वो ये कहता है कि वह अपने पिताजी ना, उनके जो पिताजी उनके साथ से अलग नहीं हो सकता। वो कीप्स स्टम्बलिंग इंडिकेटिंग अ परमानेंट शिफ्ट इन लीडरशिप। तो यहाँ पर एक तरीके का क्या देखने को मिल रहा है, एक लीडरशिप देखने को मिल रही है। Especially as this is the image that lingers at the poem's conclusion, the awe and respect that speaker earlier possessed seem to have been replaced by a vague annoyance or perhaps simply sadness at the fact that the speaker's father is no longer the man he once was. तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या है, संबंध के रिगार्डिंग ये बात की गई है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Furthermore, the recycles the word stumble, first used earlier in the poem by the speaker to describe himself as an inept child. अब यहाँ पर क्या होता है कि आगे की ओर अगर हम देखते हैं, the recycles the word stumble, अब यहाँ पर जो stumble वर्ड है पुनः यूज होता है ना, वापस यूज किया गया, रिसाइकल किया गया। First used earlier in the poem by the speaker to describe himself as an inept child. कहीं ना कहीं स्टम्बल वर्ड को यूज करके बताया गया है कि वो बच्चे जो है वो ठीक नहीं है, लाइक अप्रोप्रिएट नहीं है। टू डिस्क्राइब हिज फादर्स मूवमेंट, ना कि वो अपने पिताजी की मूवमेंट को समझाने में इतने अप्रोप्रिएट नहीं है। द स्पीकर्स पाथ डाउन विच हिज फादर फॉलोज हिम डाइवर्जेस फ्रॉम द फार्मिंग ट्रेडिशन। और कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, जो स्पीकर की रास्ता है, जो पाथ है, वो क्या होता है, डाउन विच हिज फादर फॉलोइज हिम। अब यहाँ पर पिता जो है उसको फॉलो करते हैं, डाइवर्ज फ्रॉम द फार्मिंग ट्रेडिशन, जो थोड़ा अजीब है, उल्टा जा रहा है। एंड हिज फादर्स क्लियरली स्ट्रगल्स टू कीप अप, और उसके पिताजी जो है कहीं ना कहीं उसको बनाने में लगे हैं। इन दिस वे एज हिज फादर्स रोल डिमिनिशेस, यहाँ पर क्या होगा, पिता का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। द स्पीकर्स ऑन डिस्पोजिशन, यानी उनकी जो सोच है, विचार है, बोलने का तरीका है, काउंटेनेंसी, डिस्पोजिशन, नेचुरली बिगिंस टू डिफाइन देयर फैमिलियल आइडेंटिटी। कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक फैमिलियल आइडेंटिटी देखने को मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर अगला थीम आया है, द वर्च्यू एंड नोबिलिटी ऑफ वार्मिंग। चलिए देखते हैं, इस थीम को समझते हैं। लाइक मैनी यंग मैन बॉर्न इन मिड 20th सेंचुरी, है ना, 20वीं शताब्दी की बात है। बहुत सारे यंग मैन जो हैं, युवा आदमी, वह यहाँ पर बर्थ लेते हैं, कहाँ पर, नॉर्दर्न आयरलैंड में। शीमस हीनी ग्रू अप ऑन अ फार्म एंड वॉज एक्सपेक्टेड टू कैरी ऑन द फार्मिंग ट्रेडिशंस। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो शीमस हेने हैं वो क्या होते हैं, यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर ग्रू हुए, ऑन अ फार्म, है ना, आप लोग जानते होंगे फार्म क्या होता है। एंड वॉज एक्सपेक्टेड टू कैरी ऑन द फार्मिंग ट्रेडिशन। आप लोग अगर विलेजेस में गए होंगे तो आपने फार्म देखे होंगे, और वहीं आसपास में आपने देखा होगा कि कृषि लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है, वॉज एक्सपेक्टेड टू कैरी ऑन द फार्मिंग ट्रेडिशन, ना, उनको ऐसी उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि क्या होगा, वो कैरी करेंगे, क्या कैरी करेंगे, फार्मिंग ट्रेडिशन को, जो कल्चर, उसको आगे ले जाएंगे। बट हिज फादर बट फेल टू डू सो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं। ही शेयर दीज ट्रेड्स विद द पोम्स स्पीकर। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे वो यही बता रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। ही शेयर दीज ट्रेड्स विद द पोम्स स्पीकर, ना, जो कविता है, जो बोल रहा है, जो बता रहा है, उस स्पीकर के द्वारा शेयर की जा रही है। अब ट्रेड्स क्या होता है, डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी है, कैरेक्टर, है ना। अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक आपने सुना होगा ना कि इसका चरित्र कैसा है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो हर एक व्यक्ति के ट्रेड्स होते हैं। He shared these traits with the poem's speaker, who celebrates such tradition and immortalizes them in words. और यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्होंने यही चीज़ बताई, किसके द्वारा, अपने स्पीकर के द्वारा, हु सेलिब्रेट सच ट्रेडिशन। और वो क्या करता है, यहाँ पे इस ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करता है और उसको क्या कर देता है, इमोर्टलाइज कर देता है ना। अब ये जो वर्ड्स है हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इमोर्टलाइज हो गया, इसका अर्थ ये है कि हमेशा जीवित है, अमर हो गया। Thus, although the speaker does not practice traditional farming methods, अब यहाँ पर कहा गया है, यद्यपि कहीं ना कहीं जो स्पीकर हैं वो क्या नहीं करते, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, ना, जो पुराना मेथड होता है, ट्रेडिशनल, जो पहले से चला आ रहा है।
ही showcases their beauty and deems them worthy of preservation। और कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं वो सजेस्ट करते हैं, दर्शाते हैं कि हमें क्या करना है, इसकी खूबसूरती को कहीं ना कहीं हमको प्रिजर्व करके रखना है, प्रिजर्व के योग्य है। As the speaker details his father's plowing method, he dignifies and idealizes agricultural work। अब यहाँ पर देखिए डिग्निफाइज का मतलब क्या होता है, मेक सीम वर्दी एंड इम्प्रेसिव, है ना, किसी चीज़ को इम्प्रेसिव बनाना, डिग्निफाई करना। एंड आइडियलाइज मतलब रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज परफेक्ट और बेटर देन इन रियलिटी, ना, किसी चीज़ को बहुत बेहतर करके बताना। तो यहाँ पर जो हमारे स्पीकर हैं, है ना, डिटेल्स इज फादर्स प्लोइंग मेथड, तो वो किस तरह से खेती का काम करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ही डिग्निफाइज एंड आइडलाइजेस, वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्या कर रहे हैं, इस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं किसको कि ये चीज़ सही है, इम्प्रेसिव है, और कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल वर्क के लिए, है ना, ये बहुत बेटर है ना, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Although Death of Naturalist is among Heaney's earliest work, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यह एक पोम है ना, डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट, ये जो है एक अच्छी कविता है, किन्होंने लिखी है, हीनीज ने लिखी है, और उनका सबसे पुराना वर्क है रिलेटिव टू हिज लॉन्ग करियर ना, कहीं इनका जो बहुत लंबा करियर चला है उसके रिगार्डिंग है। इट इंट्रोड्यूसेस आइडियाज दैट हेने कंटिन्यूड टू ग्रैपल विद फॉर डिकेड्स टू कम। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यह कुछ आइडियाज़ जो हैं उन विचारों को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, कंटिन्यू टू ग्रैपल विद डिकेड्स टू कम, जिसको ग्रैपल करना, पकड़ना बहुत समय से। थीम सच एज फैमिली डायनामिक्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, वेनरेशन ऑफ द पास्ट, आयरिश आइडेंटिटी एंड द नोबिलिटी ऑफ रूरल लेबरर्स परवेड हिज पोएट्री। यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को देखते हैं, है ना, पास्ट के बारे में, आयरिश आइडेंटिटी के बारे में, नोबिलिटी के बारे में ना, इन सब चीज़ों की जानकारी जो है पोइट्री के द्वारा हम तक आ रही है, परवेड हो रही है। अब डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट क्या है, a deceptively simple poem about how the fascination and curiosity we feel in early childhood gives way to fear and disgust when we reach adolescence, है ना। अब यहाँ पर ये बताया गया है, ये जो पोम है, इस पोम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी गई है कि यहाँ पर एक सिंपल सी पोम है, किसके बारे में, हाउ द फैसिनेशन, किस तरह से अट्रैक्शन जो है और जो क्यूरोसिटी, जानने की इच्छा है, वी फील इन अर्ली चाइल्डहुड ना, अपने बचपन में कितना हमारे अंदर क्यूरोसिटीज़ होती हैं, गिव्स वे टू फियर एंड डिस्गस्ट ना, कहीं ना कहीं डर और डिस्गस्ट की भावना लेकर आता है जब तक हम एडोलेसेंस की एज तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से समझ ली, और वो यह क्या है कि जो साहित्यिक संदर्भ है हमारा, वो कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान दें तो उनकी यादों और यहाँ पर उनके जो विचार हैं, उनके प्रभाव, हर एक चीज़ को ना एक्यूरेटली बताने की प्रयास किया जाता है कि किस तरह से वो इन चीज़ों को अपने अंदर समाहित करते हैं, किन चीज़ों को, जो उनकी एरिया वाइज, जो उनके यहाँ के रहने सहने की जो एक वे है, जो कंडक्ट है, तो वो हर एक चीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पोम से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है क्योंकि उसी का भाग है। अब लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो कंटिन्यू टू यूज़ बोथ चाइल्ड एंड एडल्ट परस्पेक्टिव। यहाँ पर क्या किया गया है, उन्होंने यूज़ किया है क्या, बच्चे और बड़े का परस्पेक्टिव यानी सोच। In his writing as lenses through which his speaker interpret their settings and experience, अलग अलग settings और experience के द्वारा हम इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि अलग अलग lenses के द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से interpretation करते हुए दिखाया गया है ना। अब देखिए, हेने इज मेंटेन्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर द पास्ट, कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेकर उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, डीप रिस्पेक्ट है, गहरी। And his work often notes to poetic tradition reflected in the ballad-like form that follow riffs on, for example। ना, आप उदाहरण बहुत सारे हैं यहाँ पर, आप देख पाओगे कि कहीं ना कहीं बैलेट लाइक फॉर्म को उपयोग किया गया है फॉलोअर्स में, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है यहाँ पर प्रक्षालित हो रहा है। It is essential to note that Hene's work is very much engaged with Irish literary tradition। कहीं ना कहीं क्या है, जो इनका वर्क है वो आयरिश लिटरेरी ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा क्या है, engaged है।
एंड पर्टिकुलरली देयर एम्फेसाइजेस ऑन लैंड एंड सेंस ऑफ प्लेस। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, एम्फेसाइज किया गया है। कहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है? लैंड पे, सेंस ऑफ प्लेस पे, यानी जगह पे। तो आयरिश ट्रेडिशंस जो है, आप देखेंगे कोई भी पोइट हो वो क्या करेगा, इस विषय को लेकर बहुत आगे तक आएगा। चलिए अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ऐतिहासिक संदर्भ। आयरलैंड हैज़ अ रिच फार्मिंग हिस्ट्री। अगर हम, आप देखिए, आप जब पोम पढ़ोगे तो आप यही सोचोगे कि ऐसा क्या कारण आ गया है यहाँ पर कि यह जो पोएट है हमारे वो क्या कर रहे हैं, ये एक छोटी सी चीज को लेकर आगे बढ़े हैं ना, फार्मिंग, कृषि, इसको लेकर क्यों आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं क्या है, जब आप पोम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर फार्मिंग हिस्ट्री जो है आयरलैंड की वो बहुत फेमस है। Plowing technology has been around about as long, and steel plows like the one used in follower become prolific after their invention in the mid 19th centuries। है ना, अब जैसे बड़े और स्टील प्लोज जो होते हैं ना, उनको उपयोग होना चालू हुआ, और खासकर आप इस पोम में भी पढ़ोगे, ठीक है। और ये क्या हुए, बिकेम प्रोलिफिक हुए। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग मच फ्रूट और फॉइलेज और मैनी ऑफस्प्रिंग, यानी प्रोलिफिक, बहुत ज़्यादा क्या प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर, है ना। उनकी इन्वेंशन के बाद प्रोलिफिक रहे, है ना। मिड 19th सेंचुरी की बात है ये। हाउएवर अ शिफ्ट टू मोटराइज्ड ट्रैक्टर बिगन टू ऑकर अराउंड 1920s। अब ट्रैक्टर जो हुआ करते थे, अब पहले के समय तो प्लो रहा करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, उनको पकड़ते थे घोड़े को, और घोड़े के पीछे एक लकड़ी बांध देते थे, या उसको इस तरह से बनाते थे ताकि क्या हो, ताकि वो लोग ईजिली जो धरती है ना, जो भूमि है, उर्वर भूमि है, उसको खोदा जा सके, अलग अलग फरोज बनाया जा सके, है ना। तो अब मोटराइज ट्रैक्टर, यानी जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय आता गया वैसे वैसे क्या हुआ, यहाँ पर जो ट्रैक्टर्स थे बिगन टू ऑकर अराउंड 1920s। 1920s के समय पे ये आने लग गए, एंड इट रियली पिक्ड अप द 40s राइट अराउंड द टाइम हेनी वॉज बॉर्न। और धीरे धीरे 20 से 40 साल, है ना, 40s तक आने लगे, 1920s तक आने लग गए, 1920 से 40s तक धीरे धीरे ग्रेजुअल बढ़ना चालू हो गया। As more and more farmers made the switch, traditional plowing method were increasingly abandoned, है ना। लेकिन अब क्या होता है, देखिए, abandoned का मतलब होता है छोड़ देना, या leave deserted, ना, deserted, या हटा देना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यही कहा जा रहा है, as more and more farmer made the switch। जैसे जैसे क्या हुआ, फार्मर लोगों ने ना, जो हमारे पीजेंट हैं, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों ने क्या करा, एक तरह से हट गए, स्विच कर लिया ट्रेडिशनल प्लोइंग मेथड। अब वो कहाँ पर आ गए, मॉडर्न चीज़ों पे आने लग गए। तो ट्रेडिशनल जो पुराने समय का जो मेथड था जोतने का, वो कहीं ना कहीं हट गया, वर इंक्रीजिंगली अबेंडेंड, है ना, वो हट गया। एंड लाइव स्टॉक हैंडलिंग ट्रेडिशन डेमिनिश्ड अलॉन्ग विद देम। और उन्हीं के साथ यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, लाइव स्टॉक हैंडलिंग ट्रेडिशन जो है वो भी खत्म हो गया, डिमिनिश हो गया। अब देखिए यहाँ पर लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, फार्म एनिमल्स विद द एक्सेप्शनल ऑफ पोल्ट्री ना। यहाँ पे फार्म वगैरह की बात हो रही है, तो लाइव स्टॉक वहाँ पर रहते थे बहुत सारे। जैसे आपने शॉन द शीप देखा हो, एक बहुत अच्छा सीरियल आता है बच्चों का, तो वहाँ पर आप देखते हो कि बहुत सारी भेड़ें हैं, है ना। तो आयरिश फार्मिंग मेथड आर ट्रेडिशनली पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन, है ना। यहाँ पर बच्चों के द्वारा, जो बच्चा है, पिता है, उनके बीच में संबंधी तो है, तो यहाँ पर जो पिता है उनके द्वारा क्या होता है, यही ट्रेडिशन जो है वो अपने बच्चे तक पहुँच रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिस समय में 1940s में जब मॉडर्नाइजेशन का समय आ रहा था, वहाँ पर पिताजी को दिखाया गया है कि वो किस तरह से घोड़े के द्वारा क्या कर रहे हैं, जगह को जोत रहे हैं, है ना, बना रहे हैं, उस जगह में खेती बाड़ी करने की आशंकाएं जो हैं उसको देख रहे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, इस चीज़ को आपको देखना होगा, कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। Therefore, during Heaney's childhood, the survival of familial agriculture tradition hinged more than ever on young Irishmen practicing and sustaining them। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, जो उनके बचपन का समय है, चाइल्डहुड का समय, the survival of familial agriculture tradition hinged more than ever on young Irishmen practicing and sustaining them। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख पा रहे हैं, आयरिश मैन जो प्रैक्टिस करते देख रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं उन चीज़ों को, एग्रीकल्चरल मेथड्स को, ट्रेडिशन को। अब यहाँ पर आती है बात सिंबल्स की, ना। सिंबल का अर्थ होता है चिन्ह,
शिप एंड नेविगेशन, क्या होता है नेविगेशन, डायरेक्शंस देखने वाली बात। वाइल फॉलोअर इज नॉट अ हाईली सिंबॉलिक फॉर्म, इतना ज़्यादा यहाँ पर सिंबल्स का उपयोग नहीं है, इतनी बड़ी सिंबॉलिक फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर सिंबल्स का उपयोग जरूर किया गया है पर इतना ज़्यादा नहीं है। द स्पीकर डज रिपीटेडली कंपेयर हिज फादर टू अ शिप, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो उनके पिताजी हैं ना, उनको यहाँ पर कंपेयर किया गया है एक शिप के साथ। दिस इन टर्न इज मीट टू ग्लोरीफाई हिज फादर्स एग्रीकल्चरल लेबर। अब क्या होता है, शिप जो होती है ना, अगर आप याचट देखेंगे है ना, एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं, जब पोम पढ़ेंगे तो इजीली आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक इस तरह की क्या होती है, बोट होती है, ठीक है, इस तरह की। तो ये बोट आपने देखी होगी जब पानी में तैरती रहती है, तो अब जब हवा यहाँ पे आती तो एकदम फूल जाती है। तो वही कंडीशन यहाँ पर दिखाया गया है। कहीं ना कहीं उनके फादर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा दृढ़ व्यक्तित्व का धनी बताया गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। द सिंबल फर्स्ट अपीयर इन द लाइन 2 वेयर द स्पीकर सेज दैट व्हेन हिज फादर वर्क्स हिज शोल्डर राउंड, उनके जो शोल्डर है वो राउंड हो जाते हैं, एंड सो दैट ही रिजेंबल्स अ फुल सेल। और कहीं ना कहीं क्या होता है, वो एक तरीके से क्या देखने को दिखते हैं, वो एक शिप की तरह देखते हैं, है ना, देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको शिप के बारे में बताया था कि शिप ऐसी होती है, इस टाइप की। His hands tethered to the handles of his plow and his feet tethered to the earth his stilts। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, अब फास्टन और रिस्ट्रेन बाय और बाय अ टेथर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो उनके हाथ हैं वो टेथर्ड हैं टू द हैंडल्स ऑफ द प्लो ना, वहाँ पर रिस्ट्रेन है, फास्टन करने के लिए है। और यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं, एंड हिज फीट टेथर्ड टू द अर्थ ही टिल्स, जहाँ पे वो टिके हुए हैं वहाँ पर भी वो टेथर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेटिंग देखते हैं पोम की। दिस पोम प्रिज्यूमेबली टेक्स प्लेस इन द 1940s इन रूरल नॉर्दर्न आयरलैंड। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि यह जो पोम है प्रिज्यूमेबली, अब प्रिज्यूमेबली का मतलब क्या होता है, यूज टू कन्वे दैट व्हाट इज असर्टेड इज वेरी लाइक दो नॉट नॉन फॉर सर्टन। आप ध्यान से अगर इस बात को समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे जो पोम है प्रिज्यूमेबली है ना, कि एक इस तरह से बताया जाता है, इस तरह से कन्वे किया जाता है दैट व्हाट इज असर्टेड इज वेरी लाइकली, जो कहा गया है वो कुछ ज़्यादा हद तक क्या है, जाना गया है या वो निश्चित है। तो वही बात यहाँ पर आ रही है। तो द पोम प्रिज्यूमेबली टेक प्लेस इन, ऐसा कहा जा सकता है कि वो कहाँ पे जगह ले रही है ना, कहाँ पर हो रही है ये। अगर आप कविता को ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो वहाँ पे आपको ये ज्ञात होगा कि एक एरिया है जहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा जो सीन है वो क्रिएट हो जाएगा। और खास के यहाँ बात हो रही है 1940s की ना, 1940 की बात हो रही है। और घास की जगह क्या है, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेयर हीनी स्पेंड हिज चाइल्डहुड, जहाँ पर ये जो है उन्होंने क्या करा, अपना बचपन जो है उसको स्पेंड किया। हाउ एवर द पोम रिवील्स वेरी लिटिल अबाउट द सेटिंग, कहीं ना कहीं क्या है, जो पोम है वो रिवील क्या कर रही है, बहुत कम जानकारी दे रही है सेटिंग के बारे में। ओनली दैट इट्स इवेंट टेक प्लेस ऑन फार्म, बस इतना पता चल रहा है कि जो फार्म है ना वहाँ पर क्या है, ये जो इवेंट्स है वो हो रहे हैं। वेयर फील्ड आर प्लोड यूजिंग हॉर्सेस के द्वारा क्या हो रहा है, खेतों को जोता जा रहा है। एंड अदर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, और वहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशनल इक्विपमेंट को देखा जाएगा। दिस इज अ टाइम, ये एक तरीके का समय है, बिफोर मोर मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी, बट दैट इज अबाउट ऑल द रीडर नो ऑफ दिस पर्टिकुलर सेटिंग ना। यहाँ पर ये समय है जो आप लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्टिकुलरली आप ध्यान देकर समझने का प्रयास करें तो पोएट का जो ट्रेडिशनल आउटपुट है, आउटसेट है, देखने का नज़रिया है, वो यहाँ पर आता है। और सेटिंग जो है वो उसकी जानकारी सिर्फ इतनी ही हमको प्राप्त होती है। वेयर इंडिकेशन ऑफ प्लेस डू अपीयर, दे अपीयर इन फ्रेगमेंट्स। अब चलिए अगर हम देखते भी हैं, सेटिंग को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, दे अपीयर इन फ्रेगमेंट्स ना, वो टुकड़ों में देखने को मिलती हैं, सिंगल वर्ड्स और फ्रेजेस में हमको देखने को मिलती हैं। जैसे अर्थ सच इज हर्डिंग है ना, लैंड, अब छोर, जो जिस छोर से वो स्टार्ट करने वाले हैं पूरा ना, हॉर्स को लेकर आगे जाएंगे तो छोर, लैंड, पॉलिश्ड सॉर्ड। अब पॉलिश्ड सॉर्ड क्या होता है, घास है ना, एंड द फार्म है ना, जो जगह,
This has the effect of directly connecting the reader's sense of place with the land it is cultivation, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसका क्या है, एक इफेक्ट देखने को मिलता है ना, डायरेक्टली कनेक्टिंग द रीडर सेंस ऑफ प्लेस। यहाँ जो जगह है, जो भाव है, जो जगह की भाव है, वहाँ से कनेक्ट होते हुए हम देख पाते हैं। और जो यहाँ पर एक चीज और देखिए, विच इन टर्न रिफ्लेक्ट द पोम्स थीमेटिक एम्फेसिस ऑन फार्मिंग एज अ मीनिंगफुल पार्ट ऑफ फैमिलियर आइडेंटिटी। और कहीं ना कहीं जैसे कि हमको पता है यहाँ पे थीमेटिक एम्फेसिस देखने को मिलता है। थीमेटिक मतलब हैविंग और रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको लेकर चलते हुए बात हो रही है तो उसको एम्फेसिस किया जाएगा कहाँ पे, फार्मिंग में। और फार्मिंग क्या है, एक तरह से बहुत ही मीनिंगफुल पार्ट है ना फैमिलियल आइडेंटिटीज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं स्पीकर के बारे में। द स्पीकर इन फॉलोअर इज एन एडल्ट मैन। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्पीकर बताया गया है, अब स्पीकर का मतलब क्या होता है, जो बता रहा है ना। अब जैसे मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ तो मैं आपके लिए स्पीकर हो गया, तो वो क्या है, एक एडल्ट मैन है रिफ्लेक्टिंग ऑन ए शिफ्टिंग रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख पाते हैं कि किस तरह से है ना उनके बीच का जो संबंध है वो धीरे धीरे खिसक रहा है। For most of the poem, the speaker appears as a stumbling little boy, ना हिलता डुलता गिरता लुढ़कता बच्चा देखने को हमको मिलता है, who is in awe of his father, ना कहीं कहीं डरा हुआ रिस्पेक्ट दे रहा है पिताजी को। But his true age and resulting removal from the period of his life serves as a few function, ना कहीं लेकिन ऐसा है कि वो बता रहा है कि छोटे में वो ऐसा था, फिर बड़ा हुआ तो कैसे घटना घटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी जो पीरियड का लाइफ है वो अलग हट के देखने को मिलता है और यही कुछ फंक्शन सर्व करते हुए देख पा रहे हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट, इट अलाउज द स्पीकर टू यूज सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर स्पीकर को क्या यूज करते हुए देखा गया है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या होता है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड और डेवलप्ड। बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज जो है उसका यूज़ किया गया है, विच हेल्प्स टू इम्प्लिसिटली एलिवेट द नोबिलिटी ऑफ हिज फादर्स वर्क। अब जब आप पोम को पढ़ोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि सर क्या हो रहा है इस पोम में, समझ में ही नहीं आ रहा। तो फिर आपको मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से। स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा भाषा का उपयोग है, इतनी क्लिष्ट भाषा का उपयोग है। अब क्यों किया गया है इस क्लिष्ट भाषा का उपयोग? स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, है ना, क्या चाहते हैं वो एलिवेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उनके पिताजी की नोबिलिटी, अच्छाई के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में। तो हम क्या करते हैं, अलंकारमयी भाषा का उपयोग कर ही ना सामने वाले को दर्शाने का प्रयास करते हैं। यदि आप तुलसीदास जी की रामचरितमानस को उठाएंगे तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि कितने प्यारे तरीके से उन्होंने बोला, अर्थ समूह इन सब के ऐसे करते करते वो सरस्वती और गणेश जी का वो बहुत अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, पोम्स हो या कोई भी ग्रंथ हो या कुछ भी हो, आप कोई भी लैंग्वेज की बात कर लें, तो अगर हम किसी को सजेस्ट करते हैं या किसी के बारे में जानकारी देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें भाषा का उपयोग बहुत उच्च कोटि के नजरियों के साथ किया जाता है। एज अ चाइल्ड द स्पीकर बैडली वॉन्टेड टू बी लाइक अ फादर। छोटे बच्चों के अंदर आशाएं होती है कि मैं भी पापा की तरह बन जाऊं, ठीक है। एंड ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ फार्मर, और वो सोचता है कि मैं भी फार्मर बन जाऊंगा। पर आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर आज का समय और आज का युग कितना बदल गया है। आज कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि मुझे फार्मर बनना है, मेरे पिताजी फार्मर है ना कहीं आज भी ट्रेडिशनल तौर पे लोगों के अंदर है। लेकिन हमारे यहाँ अब विलेजेस के लोग शहर में आते जा रहे हैं, शहरीकरण को देखकर उनके अंदर बहुत सारी भावनाएं उठती हैं। उनको लगता है कि शहर में सारी सुविधाएं हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो अपने ट्रेडिशन को छोड़कर आगे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पोम है हमको यहाँ पर इस बात पर भी दर्शा रही है। तो स्पीकर के जो व्यू पॉइंट्स हैं इसी तरह से उठकर आ रहे हैं। At the end of the poem, however, the reader learns that he has not realized this dream. और कहीं ना कहीं क्या होता है, एट द एंड ऑफ द पोम, अगर हम पोम की एंडिंग में आएंगे ना, स्पीकर जब बोलेगा द रीडर लर्न्स दैट ही हैज नॉट रियलाइज दिस ड्रीम, और कहीं ना कहीं उसने सपने को देखा नहीं, रियलाइज नहीं किया। तो जो असलियत में जो बच्चा है उसका सपना तो यही है, पिताजी की तरह फार्मर बनना। चलिए अब राइम स्कीम पर आते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब राइम स्कीम से आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, जब भी पोम लिखी जाती है ना, तो पोम लिखते समय हम क्या करते हैं, आखिरी के जो वर्ड्स होते हैं लाइन के उनको इस तरह से मैनेज करते हैं क्योंकि साउंड एक जैसे हो जाए।
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर हाउ यू आर, स्टार आर, तो इन दोनों को कैसे बनाया गया है ना, किस तरह से स्ट्रक्चर में डाला गया है। तो वैसे ही ए बी जो है यहाँ की राइमिंग स्कीम है। अब ये जो लाइन है यहाँ पे जो बताया गया है वो ये जो in the other words the sound that end the first and the third line of each stanza rhyme as do the sounds that end the second and fourth line, है ना, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, तो इस तरह की राइमिंग यहाँ पर आ रही है। The poem moves nimbly between these various rhyme patterns, कहीं ना कहीं बहुत तेजी से क्या हो रहा है, ये जो पोम है मूव कर रही है कहाँ पे, बिटवीन दीज वेरियस राइम्स, इतनी सारी राइम्स है उनके बीच में, है ना, जो उनका पैटर्न है उनके बीच में जा रही है। जैसे जैसे स्पीकर्स फादर एडेप्टली वर्क्स हिज लैंड, क्योंकि जैसे जैसे वो काम करते जा रहे हैं अच्छे से सजगता पूर्वक, तो वैसे वैसे पैटर्न जो है राइमिंग का वो हमको अलग अलग होते हुए दिख रहा है। तो पोम मूव्स बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, बिटवीन दीज वेरियस राइम पैटर्न्स, गुजरते हुए दिख रहे हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्म को देखते हैं। फॉलोअर जो पोम है ना, फॉलो करना, कंसिस्ट ऑफ 6 क्वार्टरेंस, 6 क्वार्टरेंस हैं यहाँ पर, अर्थात अ स्टेंजा ऑफ 4 लाइन। ऐसा स्टेंजा जिसमें 4 लाइनें उसको क्वार्टरेंस कहते हैं ना। स्टेंजाज है और 4 लाइन अपीस। व्हाट इज परहैप्स मोस्ट स्ट्राइकिंग अबाउट द फॉर्म ऑफ फॉलोअर इज रेगुलरिटी ऑफ इट्स लाइन। अब यहाँ पर जो सबसे बढ़िया वाली बात जो उठकर आती है वो ये है कि इस पोम में कहीं ना कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी जो है वो हमको देखने को मिलती है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। On the most basic level, they all look like they are roughly the same length। ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि रेगुलरिटी ना, कंटिन्यूटी और रेगुलरली वो एक एक लाइन जो जमी हुई है, तो यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि ऑन द मोस्ट, एक सामान्य स्तर पे, दे ऑल लुक लाइक दे आर रफली द सेम लेंथ, एक ही जैसे लेंथ की हैं वो, एंड विथ ओनली वन एक्सपेक्टेशन ईच लाइन इज 4 पोएटिक फीट, और कहीं ना कहीं जो फीट है उसका अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, द पोम्स लाइन थस अपीयर टाइट एंड टाइडी, कहीं ना कहीं जो पोम है पूरी तरीके से टाइट और टाइडी देखने को मिल रही है। ऑन द पेज मिररिंग द एक्सपर्टली प्लोड फरोज दैट रन पैरेलल टू वन अनदर अप एंड डाउन द फील्ड डिस्क्राइब्ड। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऑन द पेज, है ना, इस पेज में हमको देखने को मिलेगा मिररिंग द एक्सपर्टली प्लोड फरोर्स। यहाँ पर क्या करेगा, मिररिंग करने का, शीशा होता है ना, शीशे को उल्टा करना, तो मिररिंग द एक्सपर्टली प्लोड फरोज, जो बहुत अच्छी तरीके से जोती गई जगह है, जो फरोज हैं ना, देखा होगा। दैट रन पैरेलल, तो क्या कर रहे हैं, पैरेलल जा रही है। पैरेलल का मतलब ये होता है ना, टू वन अनदर अप एंड डाउन, जो ऊपर और नीचे जा रही हैं, और उसको फील्ड को इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। तो फील्ड की जाते हुए इस तरह से हम देख पाएंगे कि उसको इस तरह से फील्ड में दिखाया गया है। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है वो है एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे कि यहाँ पर क्या कहा जाने वाला है। अब ये जो पोम है, ऑब्वियसली हमने इस पोम का बहुत बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग किया है ना, इस पोम के बारे में जाना, इस पोम के बारे में समझा, थीम जाने, सिंबल्स जाने, इस पोम की ओवरऑल जानकारियाँ हमने जानी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, माई फादर वर्कड विथ अ हॉर्स प्लो ना। अब इस पोम को हम बहुत डिटेल में ना, एकदम एक्सप्लेनेशन जो है बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि आप लोगों के जहन में ये पोम जो है इजीली उतर जाए। माई फादर, अब जो मेरे पिताजी हैं, वर्कड विथ अ हॉर्स प्लो। अब जैसे देखिए यहाँ पर चित्र दिख रहा है, इसको कहते हैं हॉर्स प्लो ना। ये जो है इसको हम हॉर्स प्लो कर रहे हैं। तो इनकी पिताजी हैं वो इस तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब पहले समय में, हमारे समय में क्या होता था, अपने यहाँ पर ऑक्स को यूज़ किया जाता था खेत जोतने के लिए, तो यहाँ पर हॉर्स का उपयोग किया जाता, घोड़े का उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए, आप इमेजिन करिए कि ऐसे वो चल रहे हैं। His shoulders globed like a full sail strung। अब जो उनके शोल्डर्स हैं, अब इनके ऐसे एकदम नहीं, लेकिन तब भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं। तो खींचने में क्या होता है, उनके जो शोल्डर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, फूल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, लाइक अ फुल सेल स्ट्रंग, है ना। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, क्या कहा जा रहा है, आप तो सही कह रहे थे, बहुत कठिन है ये। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, आपने देखी होगी ऐसी शिप होती होगी, इस टाइप से क्या होता है, एक शिप होता है
है ना, ये होता है। तो ये शिप जो है जब हवा भरती है इसमें तो ऐसे फूल जाता है, तो वही चीज़ बताया कि उनका जो हाथ है वो इस तरह का हो गया, गठीलापन। यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लाइन में गठीलेपन की बात की जा रही है। बिटवीन द शाफ्ट एंड द फरो, अब क्या है, जब वो ये काम कर रहे हैं, अब कैसे कर रहे हैं, उनका जब हाथ है, जो सब कुछ जो प्रक्रिया चल रही है वो कहाँ प्रक्रिया चल रही है, शाफ्ट्स और फरो के मध्य में, है ना। अब आपको बता देता हूँ कि शाफ्ट्स क्या होता है। टू लॉन्ग बार यूज फॉर फास्टनिंग अ व्हीकल टू हॉर्स और अदर एनिमल्स, तो बड़े बड़े बार होते हैं ना, लकड़ी के हो सकते हैं, लोहे के हो सकते हैं, यूज होते हैं ताकि क्या किया जाए, तेजी से किया जाए, फास्टनिंग किया जा सके, है ना। व्हीकल टू हॉर्स और अदर एनिमल, व्हीकल है या उसको तेज किया जाए, फास्टनिंग किया जाए, भले ही वो हॉर्स का हो या किसी और एनिमल का हो, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, एक तरह की दो दंडियों की बात या टू लॉन्ग बार्स हैं एंड द फरो के मध्य में। अब यहाँ पे फरो क्या है, फरो क्या है, अ लाइन दैट अ फार्मर डिग्स इन द सॉइल, ठीक है। तो ये जो लाइन है, अब आप यहाँ पर देखिए, इसी लाइन की बात हो रही है, जो लाइन दिख रही है ना, एक तो ये कैसे चल रहा है, कैसे वो निकलता जा रहा है, और उनके बीच में ना कहीं एक प्रक्रिया हो रही है। तो उस प्रक्रिया के चलते हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं कि जो उनका शोल्डर है वो क्या हो रहा है, फूल रहा है, किसकी तरह, एक शिप की तरह, जिसके बारे में मैंने बता दिया। फरो आप लोग समझ चुके होंगे, फरो क्या होता है, लकीरें होती हैं। और आपने सुना होगा कि कभी भी आप लोग कहीं गए हों, कहीं मेले वगैरह में या कहीं भी ऐसी जगहों में, तो आपने देखा होगा कि हॉर्स को ना ऐसे करते हैं, एक आवाज़ निकालते हैं, क्यों, ताकि वो सुने। तो यहाँ पर जो है ना, घोड़े को क्या करा, ताना जा रहा है, स्ट्रेन किया जा रहा है ना, उस पर इतना ज़्यादा क्या करा जाता है, स्ट्रेन, फोकस इन द सेंस उसे एक तरह का दबाव डालना। तो हॉर्स इज स्ट्रेन एट हिज क्लिकिंग टंग, तो वो कहीं ना कहीं तन रहा है, तनाव में आ रहा है। कौन, घोड़ा, जब उनकी टंग जो है ना, जीभ उसकी इस आवाज़ से निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि जब वो एक काम कर रहे हैं, हॉर्स प्लो का काम, उसके साथ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका शरीर बहुत ज़्यादा गठीला है, और जो भी वो कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख पाओगे जो घोड़ा है वो घोड़े को चला रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, एक्टिवली उनकी बातों को मान रहा है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या है, जोतने की है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्लो के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जो कल्टिवेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी डाउट होगा। अब देखिए एन एक्सपर्ट, अब उसके बाद डॉट आ गया। अब यहाँ पर पीरियड लगने का अर्थ ये है, स्वाभाविक है कि वो बहुत एक्सपर्ट, अब इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना। तो इतने अच्छे से काम करने का अर्थ साफ है कि उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है, बहुत सारी चीज़ों से वो जुड़े हुए हैं, डेक्स्चर हैं। तो इसी कारणवश, है ना, ये जो चीज़ें हैं किसकी रिगार्डिंग, फार्मिंग की रिगार्डिंग, तो फार्मिंग की रिगार्डिंग सभी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ही वुड सेट द विंग, और वो क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर उनको ये तो कहा गया है, स्वाभाविक तौर पर हम देखें तो वो एक्सपर्ट है फार्मिंग में। ही वुड सेट द विंग, अब यहाँ पर क्या, विंग, सेट द विंग। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे सेट द विंग क्या होता है, ये कहाँ से आ गया, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये कौन सा वर्ड आ गया, सेट द विंग ना, ब्राइट स्टील पॉइंटेड क्लॉक सॉक ना। आप अगर ध्यान से देखें तो ये चीज़ भी आपको समझ में आएगी, ब्राइट स्टील पॉइंटेड सॉक। तो ओवरऑल यहाँ पर ये है, एक विंग है ना। आप इसको हल्के ही भागों को समझ लें, जो हल्के भाग हैं, है ना, विंग, है ना, फिट द ब्राइट स्टील पॉइंटेड सॉक। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि चीज़ें हैं क्या, ताकि आप इसको इमेजिन कर सको। लाइक ये एक आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर एक मशीन टाइप या कुछ उठाने धराने का चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पे ये जो है सॉक है, ठीक है, और ये क्या है, विंग है। तो क्या उसको धसाया जाता है, धसाने की प्रक्रिया में, ताकि फरोज और अच्छे से बन सके, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। द सॉर्ड रोल ओवर विदाउट ब्रेकिंग एट द हेडरिंग विद द सिंगल प्लग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एट द हेडरिंग। अब हेडरिंग से आप क्या समझते हो, अब आप लोग सोच रहे हो कि सर यहाँ पर तो और कंफ्यूजन आ गया, ये चल क्या रहा है। तो यहाँ यही चल रहा है कि प्रक्रिया में अब क्या है, उनके पास ये एक औजार आ गया, एक सामान आ गया, उसे वो क्या कर रहे हैं, धरती में घोस रहे हैं, ठीक है। और उसको क्या कर रहे हैं, उसकी अब यूज़ कर रहे हैं। वो कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, हर्डिंग, जो शुरुआत है ना, जहाँ से शुरुआत की जाने वाली छोर, वहाँ से, और एक सिंगल प्लग में। तो एक सिंगल प्लग में जहाँ से छोर से वो सब कुछ प्रोसेस चालू कर रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रक्रिया को करने से जो सॉड है, सॉड यानी ग्रास होती है, लीव्स होती हैं, रोल्ड ओवर विदाउट ब्रेकिंग, क्या हो रही हैं, बिना टूटे रोल्ड होती जा रही हैं। जैसे कि ये हो गई हमारी ग्रास
ना, तो अब ये इस तरह से रोल हो रही हैं, ऐसे बिखर नहीं रही हैं, इस तरह से बिखर नहीं रही हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर यही बताया गया है कि वो कितने मेहनती हैं। अब इसको उठाकर ऐसे घसीटना कहीं ना कहीं, और वो भी छोर जो स्टार्टिंग का है ना, जहाँ से शुरुआत करते हैं हेड्रिग से, तो वो कितनी बड़ी बात है, वो भी सिंगल प्लक, एक बार में, एक प्लक में। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पे दोनों जो पैराग्राफ है वहाँ पर उनको दिखाया गया है कर्म करते हुए कि वे कैसे काम कर रहे हैं। Of rains, the sweating team turned around and back into the land. His eyes narrowed and angled at the ground, making the furrow exactly. अब देखिए इस पोम में क्या कहा गया है। इसी पोम का जो अगला पार्ट है यहाँ पर हम आ गए हैं। Oh friends, the sweating team turned around and back into the land. अब घूम फिर कर क्या हो रहा है, घूम फिर कर वो लोग क्या कर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। स्वेटिंग टीम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, स्वेटिंग टीम का मतलब घोड़ा और वे खुद, ठीक है, वो लोग बैक होकर आ रहे हैं। उनकी आंखें जो है नैरोड है एंड एंगल्ड एट द ग्राउंड, वो बहुत नैरो, सकरी आंखों से चीज़ों को देख रहे हैं एंगल के थ्रू, और मैपिंग द फरो। अब इतनी मेहनत से उन्होंने जो फरोज बनाई हैं इस तरह की, उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। अब देखिए, आई स्टम्बल्ड इन हिज होब नेल्ड वैक। अब आप लोग बोलेंगे सर ये होब नेल्ड वैक क्या है, वेक, ये किस तरह के वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पर अब एंट्री हो रही है हमारे बच्चे की। अभी तक पापा को दिखाया गया, पापा की मेहनत को करते हुए दिखाया गया, अब यहाँ पर दिखाया जाने वाला है उनकी सुपुत्र को, है ना। आई स्टम्बल्ड, बोलते मैं स्टम्बल्ड हो गया। अब स्पीकर बोल रहे हैं पिता को बताने के बाद, आई स्टम्बल्ड। अब स्टम्बल्ड का मतलब हिलना डुलना, बहुत ज़्यादा गिरना पड़ने वाली स्थिति। इन इज होब नेल्ड वैक। अब क्या होता है कि एक तरीके से एक बूट के नीचे ना कील गाड़ी जाती है ताकि धंस जाए वो पैर के नीचे, तो उससे भी क्या होता है, निशान पड़ते हैं। तो ये कोई मशीन नहीं होती, बूट से जुड़ी हुई चीज़ है यहाँ पर। अब बूट क्या होता है, जूता होता है, थोड़ा आयरन टाइप का, तो वही है। अब वो क्या है, उनके पीछे, जब उनके पीछे आ रहा है होब नेल्ड वैक ना, जैसे ही वो आ रहा है, जैसे कि मैं खड़ा हूँ, मैं हूँ ये, मैं वो फादर हो गया और मैंने पहना हुआ है जूता और उसमें कील गड़ी हुई और उससे वो धसी हुई है नीचे की ओर, और जब मैं चलकर आगे जा रहा हूँ और मेरा बच्चा पीछे से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लाइन बन रही है उस चीज़ के द्वारा, उससे क्या हो रहा है, ये जो पूरा हिस्सा उसमें लाइन के कारण बच्चा फिसल रहा है, वो आड़ा टेढ़ा हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूती से वो कील ने क्या करा, जो होब नेल्ड है उसने क्या करा, वहाँ पे एक तरीके से छोटी छोटी फरोज बना दी। फेल समटाइम्स ऑन द पॉलिश सॉर्ड, और मैं इतना छोटा हूँ कि क्या होता है, मैं ऐसे डगमगाता हूँ और डगमगा के क्या करता हूँ, पॉलिश सॉर्ड। अब देखिए क्या हुआ, ऐसा करने के कारण ना, इस प्रक्रिया के द्वारा जो हमारी घास है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, पॉलिश्ड हो जाती है, शाइनी हो जाती है। समटाइम्स ही रोड मी ऑन हिज बैक, और ये इतना प्यारा सीन है, अगर आपने मदर इंडिया मूवी देखी होगी तो वहाँ पर भी यही सीन जो है वो बहुत अच्छे से क्रिएट किया गया है, कि वहाँ पे जो लीड हीरो होता है, उनकी मदर और उनके फादर काम करते हैं और कहीं ना कहीं वो पीछे से आ जाते हैं और बच्चों को बिठाते हैं। तो आप उस चीज़ को उस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। बस वहाँ पर एक चीज़ होगी, वहाँ पर घोड़े नहीं हैं, यहाँ पर घोड़े हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई है। समटाइम्स ही रोड मी ऑन हिज बैक, और क्या होता है, मेरे को बिठाते, रोड है ना, अपने राइड करवाते, बिठाते हैं मेरे को। डिपिंग एंड राइजिंग टू प्लॉट, है ना। प्लॉट क्या होता है, वेकिंग ऑफ वॉकिंग, अ वे ऑफ वॉकिंग विथ स्लो हैवी स्टेप्स। अब क्या होगा, अब उन्होंने इतना खोदा है, इतनी मेहनत से क्यारियां बनाई हैं, फरोज का मतलब क्यारी होता है, इतनी क्यारी बनी। अब कहीं ना कहीं उनको बिठाएंगे, बच्चे को ऐसे ऐसे ले जाएंगे तो ऐसे ऐसे तो होंगे ही वो। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर अच्छे से दिखाई गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि कितने प्यारे तरीके से इतने कठिन कठिन शब्दों को उपयोग करके हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। हॉब नेल्ड, स्टम्बल्ड, कितने कठिन है। डिपिंग एंड राइजिंग, गिरना उठना, अब डिप हो जाता है कि पैर और फिर उठता है, फिर इस तरह से वो क्या बच्चे को ऐसे हिलते डुलते क्या कर रहे हैं, बैठा रहे हैं, अपने बैक के पीछे चल रहे हैं। और प्लॉट मतलब गिरने वाली स्थिति है, बहुत धीरे धीरे, भारी जो क्या कहना चाहिए, हमारा भारी पैर है उसके द्वारा वो आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, आई वॉन्टेड टू ग्रो अप एंड प्लो, टू क्लोज वन आई, स्टिफन माई आर्म, ऑल आई एवर डिड वॉज फॉलो इन हिज ब्रॉड शेडो राउंड द फार्म. Dear students,
यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है बच्चे के बारे में। बच्चा क्या चाहता है? जो बच्चा है वो अपने पिताजी की तरह बड़ा होना चाहता है। ग्रो अप, ग्रो अप से हम क्या समझते हैं? बड़ा होना। अब हर एक बच्चा क्या चाहता है? जो पिताजी का प्रोफेशन है उसकी तरह ना, जैसे उनके पिताजी फार्मर हैं, तो अब फार्मर होने के नाते क्या है, वो भी चाहता है कि मैं भी फार्मर बनूं, ग्रो अप हूं उनकी तरह बनना चाहता है। एंड प्लो, प्लो का मतलब वो क्या करना चाहता है? देखिए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से वही कार्य करना चाहता है जो उनके पिताजी करते हैं। प्लो है ना, खेत जोतने का काम करना चाहता है। टू क्लोज वन आई स्टीफन माई आर्म। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टू क्लोज वन आई स्टीफन माई आर्म, अब ये कहाँ से, ये कहना क्या चाह रहा है? ये लाइन जो है ये कहना क्या चाह रही है? एक आंख बंद करना। अब देखिए, यहाँ पर एक का मतलब इस लाइन का दो अर्थ निकलता है। एक अर्थ निकलता है इनडायरेक्ट फॉर्म में, और वह ये है कि वो क्या बनना चाहता है? उनकी तरह परफेक्ट बनना चाहता है, तो क्लोज बना है। और दूसरा जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है, जब भी हम काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, जब उन्होंने पूरा का पूरा खेत जोता तो क्या हुआ? लाइनें बनी, फरोज बना ना, गड्ढे ड्रेन टाइप चीजें बनी, तो उसको क्या करते हैं? एक आंख से देखते हैं परफेक्टली कि वो सही है कि नहीं। स्टीफन माई आर्म, अब जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि उनके हाथ जो हैं ना, जो उनकी शोल्डर्स हैं, आर्म्स जो हैं, वो कैसे हैं? बहुत ज़्यादा कैसे स्ट्रांग हैं। तो स्टीफन का मतलब होता है मजबूत। तो वो क्या चाहता है? वो भी अपने आर्म्स को, हाथ हैं जो पूरा ये स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग हो। ऑल आई एवर डिड वॉज फॉलो इन हिज ब्रॉड शेडो राउंड द फार्म। अब ये जो दो लाइनें हैं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ऑल आई एवर डिड वॉज फॉलो, मैं तो हमेशा से उनको फॉलो किया हूँ। इन इज ब्रॉड शेडो राउंड द फार्म, और उनकी जो छत्र छाया है, ब्रॉड शेडो राउंड द फार्म, छत्र छाया है जो चाहूँ और फैली है फार्म की, उसके नीचे पल्ला हूँ मैं क्या बनाऊँ? वहीं पर एक यंग आदमी बनाऊँ। तो ओवरऑल ये जो लाइनें हैं कहीं ना कहीं हमको क्या समझा रही हैं? कहीं ना कहीं हमको यही बता रही हैं कि जो बच्चा है वो बढ़ना चाहता है, ग्रो होना चाहता है अपने पिता की छत्र छाया में ना। जो छत्र छाया है, शेडो राउंड द फार्म, जो ब्रॉड शेडो है ना कहीं जो फार्म के अराउंड है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या करा? अपनी मेहनत से चीज़ों को बनाया है। तो उन्हीं की ही मेहनत के अंतर्गत आकर मैंने बहुत क्या करना चाहता हूँ? उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। ठीक है, उन्हीं को मैंने फॉलो किया है। तो यहीं पे फॉलोअर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आ रहा है। तो लाइनों के गहराइयों में इतना हमें नहीं जाना, हमको बस बेसिक समझना है कि ये लाइनें कहना क्या जा रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। I was a nuisance, tripling, falling, yapping always। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। ये तीनों चीजें जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। न्यूसेंस, अब न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? आपने बोलते हैं ना नॉनसेंस बच्चा है ये, क्या न्यूसेंस? न्यूसेंस क्या मचा रहा है? इतनी हल्ला गुल्ला गुस्सा, ये क्या चल रहा है? न्यूसेंस नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, कुछ गुस्सेल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा क्या है? वो थोड़ा इस टाइप का है। बच्चों में ये एक हैबिट होती है चीज़ों को लेकर कि अगर वो पापा के पास चले जाते, चिढ़ जाते हैं, तो चिढ़ने के कारण क्या होता है? वो मचल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा मचलने वाला बच्चा लग रहा है। ट्रिपलिंग, फॉलिंग, अब हिलना डुलना, डगमगाना, ट्रिपिंग कहते हैं इसको। ट्रिपिंग, फॉलिंग का मतलब गिरना, और यापिंग का मतलब टॉकिंग अ लॉट ऑफ अबाउट नथिंग सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर देखिए, अब वो बच्चा जो है वो कुछ भी बोलता है, जो उसके मन में आया तो तुला के कुछ भी बोल दिया, जो उसके मन में भाव आ रहे हैं वो बता दिए। तो कहीं ना कहीं क्या, बच्चा जो मुंह बोलते ना मुंहफट, कुछ भी मुंह से बोल देता है, तो वो वही है। ये वर्ड यहाँ पर इस तरह प्रयुक्त हो सकता है। बट टुडे, लेकिन आज क्या हुआ है? इट इज माई फादर हु कीप्स स्टम्बलिंग बिहाइंड मी। देखिए, अभी तक तो थोड़ी बहुत जानकारी हमको मिल रही थी, लेकिन अब एक ऐसी जानकारी मिलती है जो हमको बताती है परिवर्तन के बारे में। बच्चा बड़ा हो गया है ना। अब पिताजी जो है उसके पीछे हैं, वो उसको शायद इतना सक्षम बना दिया है। जिद कर करके बच्चे ने बोला पापा सिखाओ, तो पापा ने सिखा दिया। ठीक है, लो तेरे को फार्मर बनना है, तेरे को किसान बनना है, तू बन जा, और उन्होंने उसको बना दिया। और कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है? इट इज़ माई फादर, ये मेरे पिताजी हैं, who keeps stumbling, वो क्या कर रहे हैं? अब डगमगा रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं ना। अब क्यों हिल रहे डुल रहे हैं? एक तो एज हो गई है उनकी, अब वो बच्चे को अपने कंधे पे तो उठा नहीं सकते। अब बच्चा जो है
ये वाली जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आगे लेकर जाने वाला है। तो वही है, बिहाइंड यू, मेरे पीछे खड़े हैं, एंड विल नॉट गो अवे, और वो नहीं जाएंगे। तो ओवरऑल यहां पर हमने क्या देखा, बहुत अच्छे तरीके से इस पोम को समझा, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे अब आगे जाकर, लेकिन एक जनरल आइडिया जो है इस पोम का वो मैंने आपको दे दिया है। यदि इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, और बेशक इसमें डाउट्स आएंगे क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, समझाने में भी आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या होता है जब हम बताते हैं तो एक ही लाइन का अलग अलग मीनिंग होता है। तो हो सकता है आपको कोई नई मीनिंग मिली हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर आप लोग बता सकते हैं, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस करने से क्या होगा, हमको इतने अच्छे तरीके से पोम समझ में आ जाएगी कि ऐसा जो होगा कि एग्जाम में आप लोग सीधे जाएंगे और डायरेक्टली लिख कर आ जाएंगे। फॉलोअर इज बेसिकली अ पोम ऑफ टू हाफ्स, दो हाफ्स में लिखी हुई पोम है। द नीट शॉर्ट लाइन्स अ सॉर्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल प्लॉट फील्ड रेडी फॉर कल्टिवेशन। खेती करने के लिए एक जगह है वो तैयार है। द फर्स्ट थ्री स्टेंजा फोकस ऑन द फादर फिगर। जो पहला स्टेंजा जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है पिताजी की फिगर पर, फादर की फिगर पे। वर्किंग द लैंड विथ हिज हॉर्सेस, एक्सपर्टली क्रिएटिंग फरोज विद द प्लो। अब यहाँ पर क्या होता है, क्यारियां हैं, क्यारियों को बनाया जा रहा है प्लो के द्वारा, है ना। और यहाँ पर क्या है, हॉर्स जो हैं वो जुते हुए हैं, उनके पीछे से क्या करा, पकड़ा हुआ है। तो पूरा टोटल हॉर्स प्लो जो है उसके द्वारा वो प्रक्रिया चल रही है। दिस इज द पास्ट, द स्पीकर लुकिंग बैक इन एडमायरेशन। ना ये पास्ट की बात है, पीछे की बात चल रही है। द स्पीकर लुकिंग बैक इन एडमायरेशन, ना वो बड़े प्रसन्नता के साथ, अपनेपन के साथ, एडमायरेशन के साथ ना क्या कर रहे हैं, बैक देख रहे हैं। एट द वे हिज फादर कंट्रोल द सीन, किस तरह से उनके पिताजी ने क्या करा, उनके पिताजी ने जो पूरी की पूरी कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको संभाल लिया। विद प्लक एंड क्लिक, विद हैंड, टंग एंड आई। लाइक आप सोचेंगे कि आप लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया होगा कि जो किसानी का काम था पहले समय का, आजकल तो मशीनें आ गई, ट्रैक्टर आ गया, लेकिन उस समय बंजर भूमि में उनको आइडिया भी नहीं होता था, पत्थरें हैं क्या है उनको नहीं पता, करना पड़ता था पूरी प्रक्रिया। और अगर नहीं भी होती थी तो भी कभी कभी वो लोग कोशिश करते थे, उनको ऐसी जगह दी जाती थी, और उस समय ट्रैक्टर भी नहीं हुआ करता था। तो उस भूमि को कल्टीवेट करने के लिए क्यारियां बनाना, फिर वहां पर बीजों को बोना, कितना लंबा चौड़ा प्रक्रिया जो है वहां पे चला करती थी। तो एडमायरेशन एट द वे हिज फादर कंट्रोल द सीन, उनके फादर ने कंट्रोल किया सीन को। विथ प्लक एंड क्लिक, अब प्लक एंड क्लिक का मतलब एक तो एक स्टेप लिया, और स्टेप लेने के बाद क्या किया, क्लिक किया। क्लिक का मतलब आप समझ सकते हैं, साउंड निकालना, एक प्रक्रिया चल रही है वहां पर, हाथों का यूज करना, टंग का यूज करना एंड आई का यूज करना। तो कहीं ना कहीं पूरा एक प्रोसेस के तहत उनके हाव भाव सब कुछ यहाँ पर आ रहे हैं। द फोर्थ स्टेंजा चेंजेस परस्पेक्टिव स्लाइटली। अब अगर हम चौथे स्टेंजा की बात करते हैं तो चौथे स्टेंजा में क्या होगा, अब जैसे कि एनालिसिस है, ये समरी नहीं है, तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स को एक तरह से लेकर चलेंगे, फोकस करेंगे। तो आप मत बोलिएगा सर फोर्थ स्टेंजा पे कैसे आ गए, बिकॉज समरी जो है वो ओवरऑल आपके लिए एक अलग वीडियो में आएगी, वहां पर आपको लाइन बाय लाइन जो मैंने पढ़ाया वो आपको बताया जाएगा। यहाँ पर बस हम एक नजरिए से देख रहे हैं, अलग अलग दृष्टिकोणों को खोल कर देख रहे हैं कि और क्या क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पर द फर्स्ट पर्सन आई एंटर्स द सीन, द चाइल्ड। अब देखिए क्या होता है, आप लोगों ने सोचा होगा कि अचानक से यहाँ पर स्पीकर जो है पिताजी के बारे में बता रहा, और पिताजी के बारे में बताते बताते अचानक से ये कौन आ गया, तो यहाँ खुद स्पीकर आ जाता है, आय आ जाता है, एंटर करता है सीन में। The child, recalling just how he experienced his father's presence on the farm as they went up and down the field. ऊपर नीचे जब जाते थे फील्ड में तो उस चीज की याद करने वाली प्रक्रिया जो है उसको देखते हैं यहाँ पर। The speaker did have an urge to follow his father onto the land. ना बच्चे के अंदर बहुत तीव्र भावना है कि नहीं मुझे तो अपने पिता की तरह ही बनना है। ठीक है, जैसे अगर वो सुपरमैन होते तो वो सुपरमैन बनना चाहता। तो वही चीज़ है, मतलब एक चीज़ें होती हैं जो छोटे बच्चों के अंदर मौजूद रहती हैं, अगर छोटे में ही पोषित कर दिया जाए तो ये विचार आगे भी बढ़ जाते हैं। तो द स्पीकर डिड हैव एन अर्ज टू फॉलो हिज फादर टू द लैंड
टू बिकम अ फार्मर, कहीं ना कहीं फार्मर बनने की बात है, बट डिडंट फुलफिल हिज चाइल्डहुड वांट्स, लेकिन कहीं ना कहीं चाइल्डहुड वांट्स जो फुलफिल नहीं होते। ही वॉज इन अव ऑफ हिज फादर, कहीं ना कहीं वो क्या भय में है अपने पिता के। एज अ चाइल्ड ही फॉलोड बट ओनली एज अ स्टम्बलर अपीयर, ना वो बच्चे की तरह तो फॉलो कर रहा है पर लुढ़कता ढुलकता अपीयर हो रहा है वहां पर। तो वह चीज जो है हमको देखनी है। इन द फाइनल स्टेंजा, अगर हम फाइनल स्टेंजा की बात करते हैं, द टर्न और ट्विस्ट ऑकर्स, एक चेंज आ गया। जैसे अचानक से आप एक कॉमेडी पिक्चर देख रहे हो और एकदम से भूतनी आ जाए बीच में, तो आप बोलोगे पापा ये ट्विस्ट कहाँ से आ गया, तो वो एक ट्विस्ट है यहाँ पे। बट टुडे, आज के समय में, द रीडर इज थ्रोन फॉरवर्ड, ना रीडर जो है उनको बहुत आगे फेंका गया है, इनटू द प्रेजेंट ओनली डिस्कवर दैट द स्पीकर इज नाउ इन कंट्रोल, यानी किस तरह से स्पीकर अपने कंट्रोल में है ना, अपने आप को संयम करके रखा है। इज द वन मूविंग फॉरवर्ड, है ना, एंड बिहाइंड हिम इज फादर, लाइक एकदम से वो आगे आ गया है और पिताजी जो है वो पीछे चले गए एकदम। एक आखिरी की लाइन में आप समझ जाओगे कि वो एकदम से बूढ़े हो गए। लाइक बूढ़ा बताया नहीं गया है, लेकिन क्या है, एक समझ में आ गया है ना कि अब अगर उनकी पिताजी पीछे आके स्टम्बल कर रहे हैं, अब बच्चे ने एकदम से छीन तो नहीं लिया होगा कि लाओ पिताजी से अपना सामान दे दो मेरे को, मैं आगे चला जाता हूँ। अब छोटा सा बच्चा एकदम से थोड़ी वो हॉर्स को संभाल पाएगा, तो स्वाभाविक ही वो बड़ा हो गया होगा। So is now in control, is the one moving forward and behind him is the father, rather reduced in his role, कहीं ना कहीं उनका रोल जो है ऊपर नीचे हो गया है। ऊपर नीचे होने का अर्थ स्वाभाविक है, क्या होता है कि समय के साथ परिवर्तन आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक था बच्चा, एक थे पापा मम्मी। अब पापा मम्मी क्या हो रहे हैं, घटते बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बच्चा भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक अवस्था में पिताजी मम्मी पापा बूढ़े हो गए और बच्चा जवान हो गया। तो बढ़ना है, तो बढ़ने की प्रक्रिया में भी दोनों अवस्थाएं आती हैं। Follower is a poem that focuses on the relationship between father and son। तो obviously हमने इतने अच्छे से पढ़ा, थीम को देखा, तो कहीं ना कहीं हम इस बात पे आ गए कि ये जो पूरी की पूरी पोम है वो क्या है, फोकस कर रही है किसके बीच में, पिता पुत्र के बीच में। शिफ्टिंग इन पर्सपेक्टिव फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, और पास्ट से प्रेजेंट। अब आपने जो आखिरी की लाइन देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, अब बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है या होने की स्थिति में युवा होगा और उसके पिताजी पीछे, तो वो एकदम से प्रेजेंट में आ गया, गिविंग द रीडर एन इंसाइट इनटू द सन्स रिएक्शन टू द पासिंग ऑफ टाइम एंड दैट फादर ग्रोन ओल्ड, है ना। अब जैसे कि पिताजी जो है बूढ़े हो गए, तो इस बात का जो भाव है वो यहाँ पर इजीली प्रकट हो रहा है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोम, कहीं ना कहीं ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम है, आत्मकथात्मक, जहाँ पर हमारे जो पोएट है उन्होंने स्पीकर के माध्यम से अपनी व्यथाओं को बताया है। दैट थ्रोज लाइट ऑन द स्पीकर्स ऑब्जर्वेशन, जो समझने की क्षमता है उस पर उन्होंने दिया है। एज अ चाइल्ड एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द फादर एज ही वर्क द लैंड विद द चाइल्ड फॉलोइंग, देयर इज अ डीप बट ऑलमोस्ट हिडन रिस्पेक्ट। कहीं ना कहीं हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं, एक बहुत ही गहरी और एक हिडन रिस्पेक्ट जो यहाँ पर मौजूद है पिताजी के समय के लिए, पिताजी के लिए, जो कि एक्नॉलेज्ड होती है एज एन एक्सपर्ट। ना कहीं आप देखते हैं कि पिताजी को एक्सपर्ट बताया गया है और पिताजी एक्सपर्ट हैं। अब उन्होंने अपने बच्चे की बात मान ली और अब वो बच्चा जो है वो एक्सपर्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि 1966 में इसको पब्लिश किया गया इन द बुक डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट, ठीक है। Follower is one of the many early poems he wrote about his family, in a particular his father. Most of these finely crafted poems are based on the farmlands and peaty boglands of country Derry, Northern Ireland, where the poet was born and raised. तो एनालिसिस में हम एक बात और ऐड कर देते हैं जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन एक बार उसको ऐड करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये 1966 जो है उसमें पब्लिश हुई थी, डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट में, इसको आप याद करिए। Follower is early poems he wrote about his family, यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली की बात हो रही है। पर्टिकुलर हिज फादर, यहाँ पे उसकी फैमिली, उसकी पिताजी ही है। मोस्ट ऑफ दिस फाइनली क्राफ्टेड पोम्स आर बेस्ड इन द फार्मलैंड ना, फार्मलैंड जो है वहां पर ही एक्चुअली बेस्ड है। और वो जगह कहाँ पे है, नॉर्दर्न आयरलैंड में, जहाँ पे पोएट जो है पैदा हुआ है और बड़ा है। फॉलोअर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लिरिकल पोम, कहीं ना कहीं जो फॉलोअर है वो क्या है, सीधी सच्ची पोम है, लिरिकल पोम है, गाया जा सकती है साउंडनेस में। एंड इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हीनीज यूज ऑफ रूरल लैंग्वेज विद इन अ कंट्रोल्ड सिंटेक्स, वाक्य रचना के माध्यम से। सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य रचना, इसके माध्यम से, इस बात को आप याद रखिए, वाक्य रचना के माध्यम से क्या हो रहा है, यहाँ पर इजीली हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह से रस्टिक भाषा, रूरल लैंग्वेज जो है उसको बताया गया है। द
दैट इज फुल ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल्स, कहीं बहुत ज़्यादा वोवल्स हैं, कहीं छोटे छोटे वोवल्स का यूज़ हो रहा है। कंट्रास्टिंग कॉन्सोनेंट्स एंड वैराइड रिदम्स ना, कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन है ना, इन सबको क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है राइमिंग के तौर पर। थ्रू आउट देर इज अ क्वालिटी ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन, और पूरी पोम में हम क्या देख सकते हैं, एक मजबूत, एक बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। अ क्वाइट डेप्थ ऑफ पर्पस, द रीडर इज प्लेस्ड डायरेक्टली अलॉन्ग साइड द स्पीकर, कहीं ना कहीं किसी कारणवश कोई एक पर्पस है जिसके कारण हम देख पाते हैं कि जो स्पीकर है उसको अपने पिता के ही पास देखा गया, या आप कह सकते हैं कि अर्थात यहाँ पर ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो पिता नहीं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो रीडर है, जो रीडर इज प्लेस्ड डायरेक्टली अलॉन्ग द स्पीकर। एक आप जब अपन पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपन ही ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अपन उन्हीं के साथ में। अब यहां पर आते हैं हम लिटरेरी डिवाइसेस में। लिटरेरी डिवाइसेस आर स्ट्रेटेजीज द पोएट यूज टू मेक देयर पोम ब्यूटीफुल, अपनी पोम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया है। द एनालिसिस ऑफ दिस डिवाइस इन द पोम फॉलोअर एज गिवन बिलो, यहाँ पर दिया गया है इन सब चीज़ों की जानकारी। चलिए देखते हैं क्या है वो। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस आप कह सकते हो एजोनेंस है। एजोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड, जो वोवल साउंड होता है उसका रिपीटेशन। अब वोवल क्या होते हैं, आप सभी को पता है कि वोवल साउंड्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। एन एक्सपर्ट, अब यहाँ पर देखिए जैसे ई है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ई की बात करें तो आप महसूस करेंगे कि ई एक वोवल है, ओ एक वोवल है। अब कैसे, एन एक्सपर्ट ना, अब एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ना, ई आ रहा है। ही वुड सेट द विंग ना, ही वुड सेट द विंग, अब ई यहाँ पर भी आ रहा है। ओ, अब ओ देखिए, इन फेल समटाइम्स ऑन द पॉलिश सॉर्ड, अब सम, ऑन, पॉ, सॉ, तो देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप स्वाभाविक तौर पर देख पा रहे हो कि कितने अच्छे से एजोनेंस का उपयोग किया गया है। एंड द साउंड ए, अब यहाँ पर ए साउंड, यैपिंग ऑलवेज, अब यह ऑलवेज, बट टुडे, अब देखिए टुडे में ए, तो यहाँ पे किस तरह से कितने अच्छे तरीके से एजोनेंस का यूज किया गया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं आगे, यहाँ पर दी है एलिटरेशन। अब देखिए एलिटरेशन क्या होता है, इट इज डिवाइस दैट मीन्स टू यूज वर्ड्स इन क्विक सक्सेशन हैविंग इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। आपने देखा होगा साउंड्स का यूज होता है ना, टीम टर्न्ड। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टी ना, एक मिनट एक बताता हूँ, यहाँ पर वर्ड आया आपका टी, तो ये टी जो है ये टी आया, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है ट, क्या होता है, व्यंजन होता है कॉन्सोनेंट्स, तो ट साउंड, टीम टर्न्ड। अब देखिए एलिटरेशन में क्या होता है, क्विक सक्सेशन होता है इनिशियल कॉन्सोनेंट्स का, टर्न, टीम टर्न। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट्स पे आते हैं। कॉन्सोनेंट्स इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन सच इज द साउंड एस एंड टी। अब देखिए यहां पर आप देखिए एस साउंड और टी साउंड का रिपीटेशन होगा। अब देखिए एंड फिट द ब्राइट स्टील पॉइंटेड सॉक। अब आप बोलोगे कहाँ हुआ, तो आप देखिए यहाँ पर फिट, ब्राइट, स्टील, सॉक, तो एस एस आगे भी आया, तो कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट्स का उपयोग हो रहा है। अब देखिए आगे आते हैं, एंड द साउंड ऑफ डी एंड आर, डी एंड आर का साउंड भी देखने को मिलता है। नैरोड एंड एंगल्ड एट द ग्राउंड, नैरोड एंड एंगल्ड। अब आप बोलोगे यहाँ पर डी कहाँ पर आया, देखिए डी, डी, नैरोड और एंगल्ड एट द ग्राउंड। अब यहाँ पे देखिए डी आ गया, तो ओवरऑल कॉन्सोनेंट्स जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर उपयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंजैम्बमेंट। अब आप लोग बोलेंगे सर ये इंजैम्बमेंट क्या होता है, हमने ये इंजैम्बमेंट एक और पोम नंबर 2 में पढ़ा था ना, जहाँ पर विलियम शेक्सपियर बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझा रहे थे। यहाँ पे लाइन का पूरा जो सार है वो एक ही जगह नहीं आ रहा। अब देखिए इट इज डिफाइंड एज अ थॉट इन वर्ड्स ना, कहीं ये एक विचार होता है किसी वर्ड्स में, दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट अ लाइन ब्रेक। जब लाइन टूटती है, जैसे ये लाइन नहीं चल रही, अब यहाँ पे टूटते समय भी उसका वो क्या होगा, उसका भाव जो है वो यहीं तक नहीं सीमित होगा, वो आगे जाएगा। इट रोल्स ओवर द नेक्स्ट लाइन, दूसरी लाइन पे जाएगा वो। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है, इमेजरी। अब इमेजरी क्या होता है,
is used to make readers perceive things, है ना। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इमेजरी में क्या किया जाता है। इस तरह से रीडर को सोचने मजबूर कर दिया जाता है कि वो परसीव करे चीज़ों को, जिसमें 5 सेंसेस इन्वॉल्व हों। अब जैसे द पोम शोज द यूज ऑफ इमेजरी सच एज द हॉर्स इज ट्रेन्ड एट द क्लिकिंग टंग। तो अब आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं, मेरे को देखिए ऐसे किया, टंग का क्लिक किया तो हॉर्स हिला, हॉर्स तन गया। तो हॉर्स के माइंड से ये चीजें कनेक्टेड हैं, ईयर और टंग की आवाज निकलती, कानों में बड़ी आवाज, और हॉर्स अपने आप तन गया, स्ट्रेन्ड हो गया। Of Ringes, the sweating team turned around and I stumbled in his hob-nailed way. तो यही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि और भी उदाहरण प्रस्तुत किए गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही बार में ना इसका उपयोग नहीं होता, तो इमेजरी में आप एक पूरा प्रॉपर इमेजिनेशन पार्ट देख पाओगे, जो आप इमेजिन कर पा रहे हो। तो एंजॉयमेंट अलग है और इमेजरी अलग है ना। तो यहाँ पर ये आपका अलग पॉइंट हो जाएगा। अब 5th देखिए, मेटाफर। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड कंपैरिजन इज मेड। अब यहाँ पर मेटाफर क्या होता है? यह एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच एन इम्प्लाइड कंपैरिजन इज मेड, जहाँ पर एक इम्प्लाइड कंपैरिजन बनाया जाता है। किसके बीच में? ऑब्जेक्ट्स और जो अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, उनके बीच में एक कंपैरिजन होता है ना। अब जैसे कोई भी चीज़ अलग हो सकती है। अब जैसे कि आप कोई भी चीज़ को इमेजिन कर लो। अब जहाँ पे उदाहरण भी अपन देखते हैं, जैसे द पोम शोज फार्मिंग यूज्ड एज अ मेटाफर फॉर ग्रोथ ना। जैसे लव, हमने जो पोम पढ़ी थी मैरिज, तो मैरिज का मन मैरिज नहीं था, मैरिज का मीनिंग यूनिटी निकल रहा था। वैसे जो फार्मिंग है ना, फार्मिंग, उसका मीनिंग क्या निकलता है? ग्रोथ। तो यहाँ पर जो उनके पिताजी जो ग्रोथ कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर मेटाफर के तौर पर आ रहा है। सिंबोलिज्म, चूंकि इस पोम में सिंबोलिज्म का उपयोग ज्यादा नहीं है, तब भी है, प्रतीकवाद कहते हैं। इज यूजिंग सिंबल्स टू सिग्निफाई ना। अब क्या दर्शाने के लिए यूज किया जाता है? आइडियाज और क्वालिटीज, गिविंग दैम सिंबॉलिक मीनिंग्स, जो क्या करते हैं? सिंबॉलिक मीनिंग देते हैं, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग, जो कि लिटरल मीनिंग से बिल्कुल अलग है। द पोम शोज द यूज ऑफ द सिंबल्स ऑफ द प्लो, पॉड एंड फरोज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक्स ऑफ फार्मिंग। अब यहाँ पर जैसे आप फरोज की बात करो, प्लो की बात करो, तो कहीं ना कहीं सिंबल्स हैं फार्मिंग के। फार्मिंग ना, किस तरह से हम कृषि के क्षेत्र में इन चीज़ों का महत्व होता है, क्यारियाँ, तो ये सब चीज़ें क्या है? सिंबल के तौर में है। सिमिली, अब सिमिली और मेटाफर अलग अलग होता है। अब सिमिली में क्या है देखिए, द पोम शोज द यूज ऑफ सिमिली सच एज हिज शोल्डर ग्लोब्ड लाइक अ फुल सेल स्टंग। अब यहाँ पे लाइक आ जाए ना, अब यहाँ पर क्या है? शोल्डर किसके तरह है? सेल स्टंग की तरह है, ठीक है। अब जैसे कि ये आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी बन गया। अब इसकी शोल्डर्स हैं, ठीक है। अब इन शोल्डर्स को क्या करा है? कंपेयर किया गया है इसके साथ, याचट के साथ, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन हुआ। लेकिन यहाँ पर लाइक जब आ गया है तो स्वाभाविक है क्या है? कहीं ना कहीं इन दोनों को जोड़ के जो हम भाव आ रहा है ना, समझ में आ गया कि शोल्डर उसके तरह है, गटीला है। तो यहाँ पे जो लाइक है वो सिग्निफाई करता है कि ये क्या है? सिमिली है। पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। पोएटिक and literary devices are the same but a few are used only in poetry। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? पोएटिक और लिटरेरी डिवाइसेस कहीं ना कहीं बहुत सेम भी होते हैं, बट अ फ्यू यूज्ड ओनली इन पोएट्री, कुछ ही पोएट्री में यूज होते हैं। हियर इज द एनालिसिस ऑफ द सम पोएटिक डिवाइसेस, यहाँ हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस का एनालिसिस करेंगे। डिक्शन एंड टोन, द पोम शोज सिंपल येट रूरल डिक्शन। अब यहाँ पर क्या है? जो शब्द चयन है, डिक्शन है ना, पोम जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देहाती है, रूरल है, गाँव की छाप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शब्द चयन किया गया है इस तौर पर। हैविंग अ सीरियस एंड नॉस्टैल्जिक टोन, देहाती टोन है और साथ सीरियस और नॉस्टैल्जिक। अब टोन होता है, आप लोग समझते होंगे ना कि जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आएगा कि यहाँ कुछ सीरियसनेस चल रही है, तो ये जो भाव आता है उसको टोन कहते हैं। कुछ मेमोरीज आ गई यहाँ पे, नॉस्टैल्जिक टोन हो गई वो, तो उसको हम टोन कहेंगे। राइमिक है ना। अब राइम स्कीम क्या होती है देखिए, द पोम शोज ABAB राइमिंग स्कीम। यहाँ पे जो पोम है वो क्या करती है? ABAB राइम स्कीम दिखाती है हर एक स्टैंजाज में।
क्वाट्रेन क्या होता है? अ स्टेंजा हैविंग 4 वर्सेस, जहाँ पे 4 वर्सेस होती हैं, इस कॉल्ड अ क्वाट्रेन। इस पोम में क्या था? 5 क्वाट्रेन थे, यानी हर 5 क्वाट्रेन में 5-5 वर्सेस थे, है ना, 4-4 वर्सेस थे। अगर आप क्वाट्रेन को देखो तो क्वाट्रेन में क्या होगा? 4 वर्सेस होंगी। जैसे ये एक क्वाट्रेन है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 क्वाट्रेन थे जिसमें 4-4 वर्सेस थी। स्टेंजा क्या होता है? स्टेंजा तो बहुत ही कॉमन है। स्टेंजा इज अ पोएटिक फॉर्म ऑफ सम लाइंस, है ना, कुछ लाइंस का पोएटिक फॉर्म होता है। दिस पोम है 6 स्टेंजा, इस पोम के 6 स्टेंजास हैं, विद ईच हैविंग 4 वर्सेस, जहां पे क्या होते हैं? 4 वर्सेस हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्या हो रहा है? इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट कवर किया है इस चैप्टर का। ठीक है, अब इस चैप्टर के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो अपकमिंग आपकी वीडियोस के तौर पे आने वाले हैं, तो आप इसका वेट करिए। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जिन पोम्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, कृपया करके आप लोग यहाँ पर लिंक में दी हुई ना, जो आपकी लिंक है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर क्लिक करें, तो सारी वीडियोस आ जाएंगी। आप बुक्स, ई बुक्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, वो यह है कि हमारे यहाँ सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, सीबीएसई हिंदी इंग्लिश दोनों में, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, तो हर एक पार्ट आप यहाँ पर देख पाओगे बहुत अच्छे तरीके से, जो कि है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।